पूरे दिन भर मजबूत कारोबार, बेहतरीन तेजी, खास तौर से बैंक निफ्टी पर। आखिरी 1.5 घंटा कैसा रहेगा और क्या करें कल की तैयारी, ये है फोकस। आइए करते हैं शुरुआत फाइनल ट्रेड की। आप सबका स्वागत है, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। कल शाम के अनिल जी आईपीएल मोमेंटम का जो एक्शन है वो आज मार्केट्स में भी इफेक्ट फील होते हुए दिख रहा है और पूरे दिन तेजी रही है। तो सवाल यही बनता है सर, क्या आखिरी घंटे में भी तेजी बनी रहेगी? क्या लग रहे हैं इस समय के बड़े ट्रिगर्स? बिल्कुल दीप, एक बार ट्रिगर्स देख लें। मजबूती के साथ कारोबार होता दिख रहा है। निफ्टी में 0.5% की मजबूती है, 11,850 के बेहद करीब। सेंसेक्स 300 अंक मजबूत है, लेकिन फिर से आज का स्टार परफॉर्मर है बैंक निफ्टी, जहां पर 600 अंकों का दमदार उछाल आपको देखने को मिलेगा। 0.3% के आसपास की तेजी और 24,200 के बेहद करीब। मेटल एफसीजी शेयर भी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं, लेकिन आईटी फार्मा जैसे डिफेंसिव शेयरों में आज हल्की प्रॉफिट बुकिंग आपको नजर आएगी। जेट एयरवेज लगातार 8वें दिन तेजी का ट्रेड यहां पर होता दिख रहा है। 8 दिन में 50% की तेजी जेट एयरवेज में हो चुकी है और वजह यही है कि जेट एयरवेज को कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने इनके एक बोली को मंजूरी दी है। अब आगे एविएशन मिनिस्ट्री और सरकार से मंजूरी मिलना बाकी है, लेकिन जेट एयरवेज फिर से शुरू हो पाएगी, ये पहली उम्मीद आज जगती हुई नजर आई, लेकिन शेयर ने उससे पहले ही तगड़ी दौड़ लगाई है। यूरोप में 0.5% तक की तेजी है इस वक्त और डाउ फ्यूचर्स जबरदस्त कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। एक बेहतरीन और मजबूत ट्रेडिंग सेशन आज आपको देखने को मिलेगा और ये आपको साफ नजर आ रहा है। डाउ फ्यूचर से अमेरिका में एक बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन होगा। 200 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स आपको दिखेंगे। जी दी, बिल्कुल अनिल जी, तो शानदार मूव आ रही है बाजार में और सवाल यही बनता है सर कि अब जो बैंक निफ्टी ने 24,000 क्रॉस करके होल्ड कर रहे हैं, पूरे दिन की तेजी को होल्ड करा है और भी खरीदारी आ रही है, क्या ये कॉन्फिडेंस ओपन करता है कि अब ये नया गैप खुल गया है और नई तेजी के लिए बैंक्स तैयार हो गए हैं? क्लोजिंग ये इंपॉर्टेंट है दीप, और 20,900 के ऊपर की कोई भी, माफ कीजिएगा, 23,900 के ऊपर की कोई भी क्लोजिंग आप बैंक निफ्टी में मुझे दे दीजिए और ये कॉन्फिडेंस से मैं कह दूंगा कि 25,232 ये जो हाई बनाया था इस रनअप में, उस तक वापस पहुंचने की कोशिश होगी बैंक निफ्टी की। मेरे ख्याल से 31 अगस्त के आसपास का हाई है, अगर मुझे सही से डेट याद है, या तो 28 अगस्त से या 31 अगस्त से, जब 25,232 का स्पॉट लेवल पर हाई बना था और वहां से करेक्शन होकर बाजार नीचे आए थे। अब वापस से बाजार वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस रनअप में वापस हमने 23,875 का हाई देखा है। 23,850, 23,875 ये दो अच्छे क्लोज मिले हैं। अब इसके ऊपर का अगर एक क्लोज मिलता है तो 24,400, 24,500 पहला लेवल होगा। 25,232 का जो हमने हाई बनाया था, तब क्लोजिंग लेवल मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन 24,400 या 24,500 के आसपास का हमने क्लोज दिया था, तो वो हल्की सी रुकावट है 24,500 के आसपास। उसके पार 25,000, 25,200 ये लेवल है जहां तक जाने की बैंक निफ्टी की कोशिश हो सकती है, और वो कोशिश शायद इसी हफ्ते हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं। वैसे तो जिस तरह की रफ्तार है 500-600 पॉइंट बैंक निफ्टी में कौन सी बड़ी बात है, लेकिन हाँ कुल मिलाकर मजबूती है निफ्टी। हाँ उतनी मजबूत चाल नहीं है, लेकिन किसी भी लिहाज से कमज़ोर भी नहीं है। आप ये मानकर चलें कि कभी न कभी किसी न किसी सेक्टर से आपको निफ्टी में मजबूती आती दिखती है, कभी किसी स्टॉक से मजबूती आती दिखी है, कभी वो काम एचडीएफसी करता है, कभी रिलायंस करता है, तो कभी टीसीएस करता है। अब ये बैंक्स कर रहे हैं और मिलकर कर रहे हैं। बैंक्स में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई सब मिलकर अपना योगदान दे रहे हैं। एचडीएफसी तो खैर आज सुस्त है, लेकिन विदाउट एचडीएफसी बैंक भी अगर आज बैंक निफ्टी मजबूत है और वो निफ्टी को ऊपर रखने में मदद कर रहा है, तो इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सेक्टोरल टर्निंग होती दिख रही है वो बाजार के काम की है और मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग है आपके लिए। आइए इस मजबूत मोमेंटम को बढ़ाते हैं आगे। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बसीन साहब। आइए बिगुल के साथ करते हैं उनका स्वागत। बसीन साहब स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सर मार्केट अपडेट और साथ ही आपकी कॉल्स के बारे में बताएं सर। एक बार अपडेट दे दें, उसके बाद मैं फ्रेश कॉल्स लेता हूं। जी सर। तो आपको जैसे कहा था अनिल जी, आपको 23,000 पे भी कहा था, 22,000 पे, 21,000 के बैंक निफ्टी 25,000 जाएगा इस सेटलमेंट में। और अब कोई दो राय नहीं सर, बैंक्स जो अंडर परफॉर्म कर रहे थे वो लीड कर रहे हैं और 12,000 तो समय की बात है।
तो ये दिवाली न्यू हाई मेरे को लगता है 12,250, 12,400 कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये सेटलमेंट 25,000 पे बैंक निफ्टी जरूर कटेगा। और ये आपको बताऊं, बैंक के रिजल्ट और उनकी जो अंडर ओनरशिप है, इनकी री रेटिंग देख रहे हैं। सुबह आपको फेडरल बैंक दिया था, आरबीएल बैंक, दोनों में 2.5% मुड़ गया, जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिए, लेकिन बने रहिए, अभी तो बाजार में चाल शुरू हुई है। अब आप कहें तो 2 कॉल हैं, और अब पीएसयूज में मुझे बहुत स्ट्रेंथ दिख रही है, क्योंकि अंडर ओनरशिप और शॉर्ट पोजीशन वहां कवर है, तो दोनों कॉल्स पीएसयूज की हैं। आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी सर, बताएं प्लीज। आज आपने गेल की री रेटिंग देख रहे हैं। गेल इज वेरी वेरी स्ट्रांग ऑन द बैक के गैस डिस्ट्रीब्यूशन, तो गैस डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू द आउटलेट्स इज ऑल ऑन द आईजीएल एमजीएल ऑफ द वर्ल्ड। और ये इनमें नॉट ओनली डिविडेंड यील्ड, इनमें जो बिजनेस है वो बहुत रोबस्ट है। 77 78 में आईजीएल लीजिए, 370 150 का स्टॉप लॉस, 395 का टारगेट। दूसरा पिक होएगा अगेन वन ऑफ द बेस्ट प्लेस जो डिविडेंड भी है और जिसमें बायबैक का सबसे बड़ा समझा अगर आ गया, बीईएल 90 रुपए का भाव है, 88.25 का स्टॉप लॉस रखिए, 98 का टारगेट। ओके, तो 2 सरकारी कंपनियों पर बुलिश है वसीम साहब। यहाँ पर आईजीएल और बीएल, ये 2 स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। 377 में खरीदिएगा और 371.50 का स्टॉप लॉस, 395 का टारगेट, ये हो गया आईजीएल के लिए। और बीईएल बड़े दिनों बाद ये स्टॉक की रिकमेंडेशन आई है, यहाँ पर 90 रुपये में एंट्री कीजिए, 88 रुपये 25 पैसे का स्टॉप लॉस और 98 रुपये 98 का टारगेट, ये आपको रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब। 2:50 पर फिर से आपसे होगी मुलाकात और तब आपके कुछ और बेहतरीन पिक्स हम आपसे लेंगे। आइए कुछ और बीटीएसटी कॉल्स आपके लिए। सचिन जी के लिए बिगुल बीटीएसटी का, और थोड़ी देर में नितिन जी हमारे साथ कार्यक्रम के शामिल होंगे और नितिन जी भी हमें देंगे आपके लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी निफ्टी पर। तो पहले सचिन जी के लिए बिगुल। बताएं सचिन जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर खरीदारी करनी है एंड जिस तरीके से फाइनेंशियल यहाँ पर वापस मोमेंटम पिकअप हो रहा है, यहाँ पर बजाज फाइनेंस काफ़ी दिनों के बाद वापस रेडार में आया है। अगर हम इसका डेली चार्ट देखें तो पिछले हफ्ते में यहाँ पर ऑलरेडी एक बुलिश हरामी काइंड ऑफ फॉर्मेशन एस्टैब्लिश हो चुकी थी एंड जिसका कंफर्मेशन मुझे लग रहा है आज के सत्र में आना चाहिए। अगर हम 60 मिनट्स का डेटा देखें तो वहाँ पर क्लियरली एक अच्छा रिबाउंड हुआ है अपने लोअर एंड ऑफ द चैनल से एंड जिस तरीके से फिलहाल ये सेटअप प्लेस्ड है अराउंड 3280 के आसपास इसके फ्यूचर्स चल रहे हैं। 3245 का आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। इमीडिएट बेसिस से मुझे लग रहा है इंट्राडे के लिहाज से 3330 तक ये मूव एक्सटेंड होनी चाहिए एंड पोजिशनली यहाँ पर जो अपर बाउंड है इस पर्टिकुलर चैनल का वो प्लेस्ड है अराउंड 3470 के आसपास। तो ये 2 लक्ष्य के लिए यहाँ पर पोजीशन बिल्ड करनी चाहिए बजाज फाइनेंस में। स्टॉप लॉस होगा 3245 का। बिल्कुल, फाइनेंशियल्स सबसे आगे हैं और अब कुछ हैवी वेट्स भी आ रहे हैं एक्शन में। बजाज फाइनेंस पर करनी है आपको खरीदारी। फोकस करते हैं फाइनेंशियल्स पर। बैंक निफ्टी डेज हाई पर ट्रेड करते हैं। चलिए आपको बता देते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए और कौन से कुछ अहम ट्रिगर्स हैं जो बाजार रिएक्ट करेंगे। मानसी हमारे साथ तैयार हैं, साथ ही वरुण भी है। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताइए कौन से इवेंट्स पर नजर है? गुड आफ्टरनून दीपांशु। ब्रिटानिया, एचडीएफसी लाइफ, इनके नतीजे निफ्टी स्पेस में आने हैं। एसीसी बाजार बंद होने के बाद अपने नतीजे पेश कर सकता है, जिस पर फोकस रहेगा। कल बाजार बंद होने के बाद निफ्टी में एचयूएल के नंबर्स आएंगे। इसके अलावा कैश स्पेस की एक लंबी लिस्ट है। कजारिया सिरेमिक, महिंद्रा सीआई, ग्रैन्यूल्स इंडिया जैसे नतीजे कैश स्पेस में भी कल आते हुए दिखेंगे। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ कल खुलने जा रहा है। प्राइस बैंड जो है 32 से 33 रुपए प्रति शेयर तय की गई है। हिंदुस्तान जिंक के अंतरिम डिविडेंड पर कल एक बोर्ड बैठक होने जा रही है। इसके अलावा धानुका एग्रीटेक का बायबैक जो है वो भी कल से खुल जाएगा और इसके दाम 1000 रुपए प्रति शेयर है। 21 अक्टूबर बुधवार के दिन बजाज फाइनेंस निफ्टी स्पेस में बजाज फिनसर्व और अल्ट्राटेक सीमेंट 3 कंपनियों के नंबर्स आने वाले हैं। वहीं वायदा बाजार में कोलगेट के नंबर्स आते दिखेंगे। इसी दिन 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। बुधवार का दिन है। एस्ट्राजेनेका भारत में कैंसर की दवा कैल्क्विंस लॉन्च करने जा रहा है बुधवार 21 अक्टूबर को। और यूएस में $500 अरब के छोटे स्टिमुलस बिल पर 21 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जिस पर हमारी नजर होगी।
ओके, तो ये हैं वो तमाम ट्रिगर्स जिन पर आपको रखनी है नजर रखनी है आपको उस ट्रेड पर जो देने वाले हैं अब आपको नितिन जी। आइए तो करते हैं नितिन जी का स्वागत, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। स्वागत है नितिन जी आपका। बताएं सर, क्या ट्रेड लेना चाहेंगे, निफ्टी या बैंक निफ्टी या दोनों? अनिल जी, निफ्टी की कॉल ऑप्शन फिर से खरीदेंगे। सुबह खरीदी थी तो 4-5 रुपए से टारगेट रह गया था 11,800 की, बट लोगों ने बुक किया होगा। यहाँ पे फिर से आप 11,800 की कॉल ले सकते हैं, या फिर 11,850 की ले सकते हैं, या फिर 11,900 की कॉल ले सकते हैं। तीनों में से जो इच्छा हो वो ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जो भी आपकी बाइंग प्राइस है इससे केवल 25 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस रखना है। यानी कि अगर 11,800 की कॉल में 135 में मिल रही है, 135 में खरीदता हूं तो 105 का स्टॉप लॉस होगा। अदरवाइज अगर मैं 11,850 खरीदता हूं तो उसमें भी मैं 25 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस रखूंगा। अदरवाइज अगर मैं 11,900 खरीदता हूं तो उसमें भी मैं 76 की चल रही है तो 50 का स्टॉप लॉस रखूंगा। तो इस तरीके से कोई भी आप कॉल खरीद सकते हैं। डेटा काफी स्ट्रांग लग रहा है, मुझे लग रहा है कि क्लोजिंग में एक अप मूव मिलना चाहिए और एक अच्छा मूव आ सकता है। बैंक निफ्टी 11,950 की तरफ जा सकती है और मे बी कल हम लोग 12,000 को क्रॉस कर सकते हैं, और बैंक निफ्टी हो सकता है 24,500 की तरफ आज क्लोजिंग में, और कल हम लोग वापस 24,800 की तरफ जा सकते हैं। तो डेटा काफी पॉजिटिव है। इन तीनों में से कोई भी जिसमें आपको कंफर्ट है 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के कॉल ले सकते हैं। तीनों में से आपकी प्रिफर्ड कौन सी होगी, 11,800, 11,850 या 11,900? जी मेरी प्रीफर्ड 11,800 है, क्योंकि वो इन द मनी है। जब मुझे रिस्क लेना ही है 25 रुपए का तो क्यों ना मैं इन द मनी में लूं, क्योंकि अगर मार्केट मूव करेगी तो सबसे ज्यादा पैसा उसी में मिलेगा। तो 11,800 का स्टॉप लॉस हम 105 रखेंगे, 132 में मिल रही है, और टारगेट करीब 165, 170 ऐसे रखेंगे। ओके, 165, 170 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की राय। निफ्टी में 11,800 के कॉल ऑप्शन में है नितिन जी की, 105 का स्टॉप लॉस लगाइए। नितिन जी, बैंक निफ्टी पे भी कोई कॉल देना चाहते हैं आप या किसी? जी बैंक निफ्टी पे हम लोगों ने सुबह एक स्प्रेड क्रिएट करी थी में है, क्योंकि बैंक निफ्टी वहां से 200 पॉइंट ऊपर आ गई है। इसमें अपडेट है क्योंकि ये स्प्रेड हम लोगों ने 170 के आसपास क्रिएट किया था, अभी 215 का रेट है स्प्रेड का। तो इसमें अपडेट है कि इसको हम कैरी कर लेंगे, और अगर नया स्प्रेड आपको क्रिएट करना है, नई कॉल लेनी है, तो 24,200 की कॉल लेकर के आप 24,500 की बेच सकते हैं, जो 130, 135 में बन रही है। और इसमें स्टॉप लॉस हम 80 रुपए का रखेंगे डिफरेंस का, और टारगेट हम करीब करीब जैसे 130 में बन रही है तो टारगेट मेरा 230 का होगा, यानी आपकी स्प्रेड डबल हो सकती है। तो नई स्प्रेड आप क्रिएट कर सकते हैं, 24,200 लेकर के 24,500 बेच सकते हैं, और सुबह वाली जो स्प्रेड है 24,000 लेकर के 24,400, वो आप चाहें तो कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ओके, परफेक्ट है। तो ये है आपके लिए राय, 24,200 का कॉल ऑप्शन लेकर 24,500 का कॉल ऑप्शन बेचें। 130 रुपए में आपकी ये स्प्रेड बन जाएगी, 80 का स्टॉप लॉस, 230 के टारगेट के लिए आपको करनी है इस कॉल स्प्रेड में खरीदारी। आइए आगे बढ़े, उससे पहले वरुण से जल्दी से जान लेते हैं खबरों वाले शेयर। वरुण बताइए। देखिए, सबसे पहले तो बैंक और एनबीएफसी और यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने नंबर्स घोषित किए। नंबर्स अच्छे हैं, मुनाफा 115 करोड़ से बढ़ के 130 करोड़ पे आया है, लोन ग्रोथ 21% पे रही है, और एनपीएस में भी सुधार हुआ है, 10.90% से गिर के ये 8.81% पे आए हैं। हैटसन एग्रो मुनाफा अच्छा खासा बढ़ा है, 25 करोड़ से बढ़ के 66 करोड़ पे आया है, और कंपनी ने 3 शेयर पर 1 शेयर बोनस का मंजूरी दे दी है। कॉस्मो फिल्म्स 26 अक्टूबर को बोर्ड की बैठक है, बायबैक पे विचार करेंगे। कैडिला हेल्थ एक दवाई के लिए यूएस एफडीए से सैद्धांतिक मंजूरी इस कंपनी को मिली है। स्टील स्ट्रिप व्हील्स यूएस से इस कंपनी को 5,500 व्हील्स का ऑर्डर मिला है। एनसीसी रेखा झुंझुनवाला ने सितंबर तिमाही में इस कंपनी में अपना हिस्सा बढ़ाया है, 9.5% से बढ़ा के 10.24% किया है। जिंदल स्टेनलेस हिसार, अबैकस फंड ने यहाँ पे अपना हिस्सा जो है बढ़ाकर 3.34% किया है सितंबर तिमाही में। अडानी एंटरप्राइजेस, इसके लिए अच्छी खबर है, एएनआई के हवाले से एक खबर है कि केरल हाईकोर्ट ने केरल सरकार की जो याचिका थी उसको खारिज कर दी है। दरअसल त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट जो है उसको पीपीपी मॉडल पे चलाने के खिलाफ केरल सरकार ने याचिका दी थी, जिसको केरल हाईकोर्ट ने खारिज किया है। तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट अडानी एंटरप्राइजेस पे पड़ेगा। अडानी ग्रीन FY21 के फर्स्ट हाफ में यानी कि पहली छमाही में जो एनर्जी एक्सपोर्ट है उसमें 25% की वृद्धि हुई है। ईडलवाइज
इस कंपनी की एएमसी ने 6,500 करोड़ रुपए जुटाए हैं। वहीं कोल इंडिया, एनएमडीसी, एनटीपीसी तमाम वो सरकारी कंपनी आज आप देख भी रहे काफ़ी हलचल में है। वो इसलिए है कि सरकार ने शेयर बायबैक पर विचार करने के लिए शुरुआत कर दी है, तो यहाँ बड़ा बायबैक जो है इन कंपनीज में आ सकता है। वहीं 2 ऑटो कंपनीज मारुति नई स्विफ्ट का लिमिटेड एडिशन इन्होंने शुरू किया है फेस्टिवल्स को देख के, जिसके दाम जो है पुरानी स्विफ्ट से करीब 25,000 ज़्यादा है। और M&M जो थार इन्होंने लॉन्च की थी 2 अक्टूबर को, अब तक करीब 15,000 से ज़्यादा बुकिंग जो है वो ये कर चुके हैं। ओके, तो बढ़िया मूवमेंट है और कुछ खबरें भी आ रही हैं आपके लिए जिन स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी है। आइए आपको एक और स्ट्रैटेजी बताते हैं बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। बताइए सुमित जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर LIC हाउसिंग फाइनेंस बाय के रडार पे आया है। 291 स्पॉट लेवल्स के हिसाब से स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। इसके अंदर ऑप्शंस के जरिए ट्रेड लेने का सलाह रहेगा। 290 का कॉल लेने का सलाह रहेगा, जो कि अभी 10 रुपए 80 पैसे 10 रुपए 90 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। 290 का LIC का कॉल लेने का सलाह रहेगा। LIC के अंदर जो रिसेंट लास्ट 2 दिन पहले के हाई थे वो स्टॉक के अंदर ब्रेक हो रहे हैं। LIC मेरे को ऐसा लग रहा है कि लोअर लेवल से वापस अब तेजी दिखाने को तैयार है, जिसमें 300 रुपए से लेके 305 रुपए तक का मूव जल्दी ही स्टॉक के अंदर देखने को मिलना चाहिए। इसके लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस का 290 का कॉल यहाँ पे CMP पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे पे 7 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 15 रुपए से लेके 18 रुपए तक का अपसाइड मूव LIC हाउसिंग फाइनेंस के 290 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकता है। बाय LIC हाउसिंग फाइनेंस 290 कॉल एट CMP, स्टॉप लॉस 7 रुपया, टारगेट 15 से 18 रुपए तक का इसी हफ्ते में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस में 290 रुपए का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से। आइए एक व्यू और स्प्रेड्स का अपडेट आशु सर से भी ले लेते हैं। आशु सर बताइए, कोई फ्रेश कॉल, कोई स्प्रेड बनाना चाहते हैं आप? यस अनिल जी, निफ्टी जो कि परसों हमने बात की थी स्टेबल टू पॉजिटिव लगता है, और वो एक दिन का जो नीजक रिएक्शन था वो सिर्फ वो एक्सपायरी की कटान के लिए था। तो अनिल जी वो स्टेबल टू पॉजिटिव आज ही काफ़ी अच्छा पॉजिटिव हो गया। तो अनिल जी जो परसों स्प्रेड बनाया था हमने बियर स्प्रेड, रीज़न था कि वो बियर स्प्रेड था, लेकिन कॉल स्टेबल टू तेज़ी की थी। उसमें अनिल जी कुछ खास प्रॉफिट नहीं हो रहा, 2 या 3 रुपए मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें से निकल जाना चाहिए। और अगर किसी को फिर भी कंटिन्यू रखना है कि अगर कोई मतलब पोर्टफोलियो के हेज के अगेंस्ट, तो सिर्फ 18 रुपए में बन रहा है। 18 रुपए की कॉस्ट में था तो वो उसको कैरी कर सकते हैं। 800 से ऊपर रहेगा तो वो 18 रुपए भी जीरो हो जाएंगे। हैविंग सेड दैट अनिल जी, जो मुझे लगता है कि जिस तरह की आज मूवमेंट आई है, मैं भी अभी नितिन जी जो बात कर रहे थे मतलब उससे काफी सहमत हूं। और मुझे भी लगता है कि ये जो इंडेक्स की चाल है ये बिल्कुल वापस पूरी पकड़ी गई है और ये 12,000 के ऊपर के पूरे चांसेस हैं। लेकिन अनिल जी इंस्टेड ऑफ प्लेन वनीला बाइंग से मुझे लगता है कि जो एक स्प्रेड बनाना चाहिए, 11,800 की कॉल ही लेनी चाहिए 135 रुपए में या 132 रुपए में, और 12,000 की अनिल जी 35 रुपए वाली 2 बेच देनी चाहिए 70 रुपए में। तो ये स्प्रेड अनिल जी 65 रुपए का बनता है। 11,800 की एक लेनी है, 12,000 की 2 बेचनी है। ये स्प्रेड बनेगा अनिल जी कोई 60-65 रुपए का। तो आपका 60-65 रुपए पे अनिल जी जो निफ्टी चल रहा है 11,865, वर्चुअली आपने निफ्टी की बाइंग कर ली है। और आप सेफ कहां तक है अनिल जी? 65 रुपए लगा के 12,200 तक। तो मुझे लगता है कि अगले 2 दिन के अंदर अगर ये एक्सपायरी से पहले 12,000 की तरफ जाता है तो अनिल जी 12,000 एक ऐसा एरिया होगा जहां पे पीक प्रॉफिट होगा इस स्प्रेड के अंदर। तो मेरा मानना और मेरी राय है कि 11,800 की एक कॉल लेनी चाहिए, 12,000 की 2 बेचनी चाहिए, और चांसेस पूरे हैं कि हम 12,000 की तरफ जा रहे हैं। अगर नहीं जाते या कुछ ऊंच नीच होता है अनिल जी तो कम ये इनबिल्ट स्टॉप लॉस है ये 65 रुपए। तो अनिल जी अगर बाजार यहीं पे टिका रहेगा तो किसी को कुछ भी लॉस नहीं होगा इसके अंदर। तो इस तरीके से अनिल जी बुल स्प्रेड बनाना चाहिए, बनाना चाहिए। 12,000 की तरफ निफ्टी जा रहा है, 24,000 के ऊपर कंफर्टेबली बैंक निफ्टी। देखते हैं कि अब जो 25,000 लेवल्स की बात हो रही है वो जा सकता है बैंक निफ्टी या नहीं। कई सारे और स्टॉक्स हैं जहां पर आप बढ़िया खरीदारी देख रहे हैं और एक्शन ज्यादातर करके बैंक्स और फाइनेंशियल्स में ही है। मुथूट फाइनेंस यहां पर अच्छी खरीदारी आई है। सचिन जी मेरे को याद है पिछले हफ्ते आपने इस स्टॉक के बारे में बात भी करी थी, 1200 के ऊपर गया है मुथूट फाइनेंस। यहां पर अब अगला लक्ष्य क्या होना चाहिए, अगली मूव क्या आ सकती है?
जी दीपांशु, इनफैक्ट हमने जब जिस लेवल से रेकमेंड किया था वहाँ से ऑलमोस्ट जो दोनों टारगेट्स थे वो टारगेट्स हासिल हो चुके हैं। बट जिस तरीके से ये ओवरऑल स्ट्रक्चर इवॉल्व हो रहा है, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अराउंड 1255 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। सो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, कहीं पर भी डिस्टॉर्शन नहीं है। पैटर्न के टारगेट्स मुझे लग रहा है अभी भी थोड़े से पेंडिंग है। तो यहाँ पर अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 1202 के स्टॉप लॉस के साथ उनको रिटेन करनी चाहिए। ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है 1255 एक ऐसा जोन है जहाँ पर रिव्यू करना चाहिए पोजीशन। बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है और जिस तरीके से इसके ब्रेकआउट हुए हैं, मुझे लग रहा है कहीं जाकर 1280 से 1300 तक ये पर्टिकुलर मूव ओवरऑल डेवलप हो रही है। तो यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से राइड करनी चाहिए। मुझे लग रहा है अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहाँ पर बन रही है। तो इमीडिएट बेसिस पे लक्ष्य होगा अराउंड 1255 का। बट अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है तो आपको लगाना चाहिए 1202 के आसपास। ओके, तो ये है आपके लिए राय मुथूट फाइनेंस पर। और स्पेशल बिगुल सुबह मुथूट फाइनेंस के लिए लाइफ लाइन यूज करके किरण जी ने बजवाया था। किरण जी, आपका कॉल सुपर हिट, जबरदस्त दौड़ लगाता हुआ ये स्टॉक बेहद मजबूती के साथ। एक बार आप अपडेट भी दे दें और बता दें कि क्या करना है। नहीं जी, अभी भी चार्ट स्ट्रक्चर बहुत शानदार देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि अभी मेरा स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 1207 का, फ्यूचर्स के लेवल की बात कर रहा हूँ। और जो मैंने 1250 1255 के टारगेट्स दिए थे वो हासिल होते जरूर नजर आ जाने चाहिए। अंडरकरंट काफी स्ट्रांग है। अगर ओआई भी देखते हैं तो काफी बढ़ के नजर आ रहा है। और जो 1200 के ऑप्शन में, जो कॉल ऑप्शन में जो अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है वो काफी सराहनीय है। लगभग 3.5 लाख के पोजीशंस थे, अभी 2,30,000 के पोजीशंस है। तो अभी भी शॉर्ट्स बाकी है कवर होते हुए। और अभी बजाज फाइनेंस भी जो लैगार्ड था वो अभी परफॉर्म करता नजर आ रहा है। तो अगर बाकी के फाइनेंशियल स्टॉक्स पार्टिसिपेट करेंगे तो ये तो मार्केट आउट परफॉर्मर है। पिछले एक महीने का अगर चार्ट देखते हैं तो इधर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाना चाहिए। तो ये है राय आपके लिए बजाज फाइनेंस पर इस वक्त आती हुई, और साथ ही आपके लिए मुथूट फाइनेंस पर आती हुई, माफ़ कीजिएगा, मुथूट फाइनेंस पर बड़ी तगड़ी खरीदारी के साथ आपके लिए राय आती हुई। थोड़ी देर में आपके सामने सेठी साहब भी जुड़ेंगे 2:30 पर। उनसे हम लेंगे कुछ उनकी बेहतरीन पिक्स भी, और उसके अलावा हम आपके सामने 2:30 बजे की स्ट्रेटजी भी रखेंगे। डेटा भी बड़े इंटरेस्टिंग बनते हुए दिख रहे हैं, कुछ डेटा मैं तैयार भी कर रहा हूँ। लेकिन इस बीच कुछ और स्टॉक्स है जहाँ पर एक्शन भरपूर है, और एक बड़ी खबर भी आपके लिए आने की तैयारी में, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन तब तक एक बार चार्ट कॉर्नर का बिगुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए एल्गो ट्रेड आपके लिए आता हुआ। बताएं सर। अनिल जी, एल्गो ट्रेड है, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा है और लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है। और खरीदारी की राय है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर। इस स्टॉक के अंदर कोरोना के चलते एक वर्टिकल डिक्लाइन देखने को मिला था, और काफी समय बाद, एक लंबी कंसोलिडेशन के बाद, एक बड़े वाला राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन चार्ट पे बनता नजर आ रहा है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों के नजरिए से एकदम बेहतरीन टेक्निकल रुझान है, और इसमें एक बड़ा उत्साह देखने को मिलेगा। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को खरीदने की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। अनिल जी, वक्त है चुन चुन कर बैंकिंग स्टॉक्स को खरीदने का, और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक ब्रेकआउट आया है। इस स्टॉक में कंसोलिडेशन चल रहा था कई दिनों का, जिसका आज के ट्रेड में ब्रेकआउट बड़े वॉल्यूम के साथ हुआ है। तो ये स्टॉक भी अब 850 रुपए के लेवल्स की ओर अग्रसर है। मौजूदा स्तरों पर बाय करके चले। हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 752 रुपए पर 752 पर एक स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 800 रुपए का 800 का, दूसरा टारगेट 825 रुपए का है, जिसके लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में खरीदारी की राय है। एक एक करके बैंक्स और फाइनेंशियल्स में आप तेजी बढ़ते हुए देख रहे हो, और नए नए ब्रेकआउट्स भी आ रहे हैं। इस बीच बैंक्स के लिए एक बढ़िया खबर है। ग्राउंडेड रहने के बाद अब फाइनली शायद जेट एयरवेज उड़ान भरने को तैयार हो सकती है आने वाले कुछ महीनों में। पहला जो हर्डल है वो क्लियर हो गया है, कंसोर्शियम जीत चुका है एयरलाइन की बोली, और अब आगे रिवाइवल पाथ कैसा रह सकता है एयरलाइन का, और किन बैंक्स को होगा फायदा, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपोजर जो बैंक्स हैं वो फोकस में अब आएंगे। तो जानते हैं ये सारी डिटेल्स वरुण के साथ। वरुण, बताइए जेट एयरवेज को लेकर क्या खबर है, और आगे किस किस बैंक पर हमें फोकस करना पड़ेगा। देखिए, खबर तो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि एक लंबे समय से जेट एयरवेज के जो प्लान है वो ग्राउंडेड थे, तो अब ये फिर से उड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि
जो कैलरा कैपिटल और मुरारी लाल जैन ने कंसोर्शियम में बोली लगाई है और रेजोल्यूशन प्लान को कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स से भी मंजूरी मिल चुकी है। इनफैक्ट रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है उन्होंने एक्सचेंजेस को ये जानकारी दी है कि इस प्लान को अब एक्चुअली मंजूरी जो है वो मिल चुकी है। अब एनसीएलटी की मंजूरी के लिए इसको सिर्फ भेजा जाएगा आगे चल के। एविएशन और कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय जो है उसकी भी मंजूरी इसको लेनी होगी। तो जो मेन हर्डल था वो हो चुका है और आगे जो बचे कुछ हर्डल है वो अब इनको पूरे करने हैं। तो कहीं ना कहीं जून 2019 के बाद से जब ये बंद था प्लेन, अब फिर से उड़ने के लिए तैयारी में है। इनफैक्ट सबसे बड़ा एक्सपोजर अगर आप देखें ना तो काफ़ी हद तक जो बैंक्स है उनका है। एसबीआई, यस बैंक समेत जो बैंकिंग है उनके लिए करीब 11,344 करोड़ के जो लोन है वो उन्होंने किया था। तो कहीं ना कहीं 11,344 करोड़ में से 7,500 करोड़ के आसपास के जो लोन है उसको मंजूरी मिल चुकी है। तो इसके चलते एसबीआई और यस बैंक जैसे बैंक जो है उनको एक बहुत बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा। पिछले 8 दिन में अगर आप देखें तो शेयर्स में 5% के अपर सर्किट से ट्रेड कर रहा है और लगातार आपको इनफैक्ट अपर सर्किट इस काउंटर में देखने मिल रहा है। तो काफ़ी हद तक बैंक्स को यहाँ फायदा होगा और शायद ये प्लेन जो है अब जल्दी आपको उड़ते हुए नजर आ सकता है। तो इससे मौके किस किस को है? एक तो देखिए जेट एयरवेज को तो यहाँ काफ़ी बड़ा फायदा होगा, बैंक्स को फायदा होगा, लेकिन इसके साथ साथ एक बात और आपको याद रखनी होगी कि कहीं ना कहीं शेयर होल्डिंग अगर आप देखें तो नरेश गोयल की 25% है, पीएनबी की करीब 26% के आसपास है, तो इसको भी आपको नहीं भूलना है। एलआईसी की 2% के आसपास है, पब्लिक की करीब 20% के आसपास है, तो पीएनबी को भी इसका एक बहुत बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ दूसरे एविएशन स्टॉक्स पे भी आपको नजर रखनी है। क्यों? क्योंकि जेट एयरवेज जो है एक कॉम्पिटिटर बन के आ जाएगा, तो इसका इम्पैक्ट जो है आपको इंटरग्लोबल स्पाइस जेट पे भी देखने मिलेगा, उसको भी आपको भूलना नहीं है। तो जेट फिर से शुरू हो जाएगा, लेकिन इम्पैक्ट जो है क्योंकि अब आके ये मार्केट शेयर भी खाएंगे तो उसका इम्पैक्ट एविएशन काउंटर्स पे होगा। लेकिन हाँ, एसबीआई, पीएनबी, यस बैंक जैसे काउंटर्स है उनको फायदा होगा क्योंकि लोन तो इन्होंने ही दिया था। बिल्कुल। तो जेट एयरवेज रेजोल्यूशन अब हो रहा है, कई सारे बैंक्स ने लोन्स दिए हुए थे, देखते हैं कि इवेंचुअली कितना बड़ा हेयर कट होगा, बट हेयर कट के बाद एटलीस्ट रिकवरी भी होगी, राइट बैक भी होगा, तो कहीं ना कहीं बैंक्स के लिए पॉजिटिव खबर है। और आप देख भी रहे हैं कि आज पीएसयू बैंक्स इन पर्टिकुलर यहाँ पर बढ़िया मूवमेंट आते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पर भी आप एक्शन देख रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ये एक स्टॉक है जहाँ पर आप बढ़िया तेजी देख रहे हैं और इसी पर एक राय लेते हैं। सुमित जी, जरा बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट देखिए, पीएसयू बैंक्स में सबसे आगे है, 7-8% की आज तेजी बनी है। क्या एक्शन लग रहा है इस पर? कोई और लेवल्स या ट्रेड जो बनेगा? बिल्कुल हाँ दीपांशु, सुबह हमने इसमें बाय का व्यू दिया था 42 रुपए के पास, वहां से स्टॉक एक अच्छा मूव दिखा रहा है और इस बार हमको जो टारगेट्स इसमें दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि स्टॉक का जो नीचे में बेस बना है उसका मिनिमम बाउंस बैक में 45 रुपए का तो देखने को बनेगा ही बनेगा और उसके बाद 48 रुपए से लेकर 50 रुपए तक का अपसाइड मूव बीओबी के अंदर देखने को मिल सकता है। तो जिन्होंने सुबह सुन के बाई किया उनको अच्छा खासा 3 से 4% का भी प्रॉफिट मिल रहा है, बट अभी होल्ड करें क्योंकि मेरे को लग रहा है ये रैली की सिर्फ अभी शुरुआत है। इस बार 45 से 48 रुपए तो मिनिमम ऊपर में दिखना ही चाहिए, 50 रुपए तक का मूव भी बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिल सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा और बाकी सरकारी बैंकों में है जबरदस्त तेजी का माहौल और सारी सरकारी कंपनियों में भी तेजी का माहौल है, क्योंकि बायबैक की बातें यहाँ पर चल रही, लेकिन ऐसी ही सरकारी कंपनियों से जुड़ी हुई कुछ बड़ी और इंटरेस्टिंग खबर लेकर आ रही हैं स्वाति खंडेलवाल, हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ हैं इस वक्त। स्वाति, बताइए क्या है खबर और किन शेयरों को लेकर? बिल्कुल, सरकारी कंपनियां या फोकस में जैसा आपने कहा एनर्जी, और 3-4 कंपनीज के मैं नाम बताती हूँ और उनके लिए ये अच्छी खबर है। एनटीपीसी, बीएचईएल, इंडियन ऑयल और एचपीसीएल। और मैं बता दूं ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जिंग का है उसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाया है केवल पीएसयू से। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर होगा हाईवेज और एक्सप्रेसवे पे सेटअप करेंगे और इन कुछ कंपनीज का नाम जो मैं ले रही हूँ ये इसके लिए बिड भी करने वाली हैं। 7 दिसंबर 2020 आखिरी तारीख है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए, जो बिड्स या प्रपोजल सबमिट होंगे उसके लिए। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो मैं बता रही हूँ वो पीएसयूज, ऑयल पीएसयूज, डिस्कॉम्स, इन कंपनीज को बुलाया गया है। उनसे कहा है कि आप बिल्ड करिए, ऑपरेट करिए पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मेजर एक्सप्रेसवे है और हाईवेज हैं उसकी डिटेल्स भी हमारे पास हैं। तो ये फेम इंडिया स्कीम जो सरकार ने चलाई थी उसका फेज 2 में के तहत ये अनाउंसमेंट्स आ रही हैं और इसके लिए प्रपोजल्स आ रहे हैं। सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए थे 2800-2900 चार्जिंग स्टेशन जो बनाएंगे, 22 पब्लिक एंटिटीज यहाँ पार्टिसिपेट करेंगी। तो ये इंपॉर्टेंट खबर है। सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बुलाया है, ये हमें सूत्र बताया।
ओके तो ये है वो तमाम सरकारी कंपनियों के लिए यहाँ पर ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाने की तैयारी अब सरकार की तरफ से होती हुई दिख रही। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर एक बड़ा पुश और उसमें सरकारी कंपनियों का बड़ा योगदान। एनटीपीसी, भेल, आईओसी, एचपीसीएल, ये तमाम सरकारी कंपनियां मजबूती के साथ ट्रेड कर रही है। आशु जी, इन्हीं पर आपसे एक राय लेना चाहता हूँ, सरकारी कंपनियां क्या खरीदने का वक्त है? अनिल जी देखिए, अगर कल से और आज अगर आप देखें ना, तो पहली बार एक ऐसा ट्रैक्शन दिख रहा है कि इसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ नजर आ रही है, इंक्लूडिंग पीएसयू बैंक्स में। तो मैं मतलब ज़्यादा इनके ब्रेकआउट्स के बारे में बात तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ आज सर स्टेट बैंक के अंदर भी हमने एक इंट्राडे भी बाय कॉल दी है। 201 रुपये 90 पैसे का 2 रुपये का भाव था कि इंट्राडे में भी 4 से 5 रुपए की मूवमेंट इसमें लगती है। अनिल जी स्ट्रेंथ आई है और करेक्शन के बाद आई है। जो इतनी बड़ी करेक्शन पिछले दिनों में कई बार वो जो ऊपर जाके वापस नीचे आ रहे थे मार्केट के चलते भी, तो आज जो स्ट्रेंथ आई है अनिल जी, फर्स्ट टाइम वेदर अगर आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी देखें और बाकी भी ये पीएसयू के अंदर देखें, तो फर्स्ट टाइम अनिल जी एक ट्रैक्शन नजर आई है जिसमें एक जेन्युइन स्ट्रेंथ नजर आती है। दो इट इज टू अर्ली, आई एम वेरी ऑफ दीज कंपनीज विच यू वेरी वेल नो, लेकिन मुझे लगता है कि इन भावों पे अगर कोई लेता है तो शायद जाने का बहुत कम चांसेस हैं और आने का अच्छा एक चांस है। तो इस मोमेंटम को मुझे लगता है कि छोड़ना नहीं चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए इसमें। तो ये है आपके लिए तमाम सरकारी कंपनियों पर इस वक्त का बड़ा एक्शन। और सरकारी कंपनियों में एक और बढ़िया चीज़ जो होती दिख रही है वो ये भी है कि कहीं न कहीं अब धीरे धीरे जो बायबैक की खबरें आती दिख रही, वो भी आपके लिए फ़ायदे की बात है। बस मेरी 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी भी तैयार है, उससे पहले एक बार सुमित जी के लिए बिल्कुल सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर ही मेरे पास सलाह है बाय का, क्योंकि बहुत दिनों के बाद इस पूरे सेक्टर में हलचल आया और मेरे को यहाँ पे बीपीसीएल बढ़िया लग रहा है। 346-346-50 स्पॉट लेवल्स है। बीपीसीएल पिछले 15 से 20 दिन की गिरावट के बाद आज दूसरा दिन है जब ये संकेत दिखा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शंस के जरिए बीपीसीएल में 350 वाला कॉल 10 रुपए पे अभी ट्रेड हो रहा है, 10 रुपया 10 पैसा, इसको लेने का सलाह रहेगा। बीपीसीएल का 350 वाला कॉल। बीपीसीएल में क्या हुआ अनिल जी, पिछले 15 से 20 दिनों के फॉल के बाद आज दूसरा दिन है जब ये स्टॉक तेजी दिखा रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक यहां से एक अच्छा बाउंस दिखाने को तैयार है। 347 रुपए के आसपास स्पॉट लेवल है अभी। यहां से इस बाउंस के अंदर स्टॉक ऊपर में 355 रुपए से लेकर 365 रुपए तक का मूव दिखा सकता है, जो कि इसी हफ्ते में देखने को मिलना चाहिए। और अभी आप इस पूरे सेक्टर से रिलेटेड बात कर भी रहे थे, तो लकीली ये इसी टाइम पे ये स्टॉक मेरे रडार पे आ गया, तो इस स्टॉक के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 350 वाला कॉल अभी सीएमपी पे खरीदारी कर सकते हैं। नीचे पे 7 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर के अंदर 14 रुपए से लेकर 16 रुपए तक का अपसाइड मूव बीपीसीएल के 350 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकता है। तो बाय बीपीसीएल 350 कॉल एट सीएमपी, स्टॉप लॉस 7, टारगेट 14 से 16 रुपए ऊपर में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो नज़र रखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर, स्पेशली बीपीसीएल बढ़िया एक्शन बन रहा है, बट अच्छी तेज़ी और सारे ऑयल मार्केटिंग पैक में बनती हुई दिख सकती है। चलिए अब बिगुल बजाते हैं, 2:30 बज गए हैं, समय है अनिल जी की स्ट्रैटेजी का। अनिल जी, शानदार ग्लोबल क्यूज भी आ रहे हैं। जिस तरह से भारतीय बाजारों में तेजी है, ग्लोबल मार्केट्स में भी बढ़िया एक्शन बन रहा है। सर डाउ फ्यूचर्स पर नजर डालिए, 200 अंकों से ज्यादा की तेजी इस समय है और फ्राइडे को भी हमने देखा कि पॉजिटिव ही क्लोजिंग हुई थी, हालांकि दिन की ऊंचाई से फिसल कर बंद हुए थे। नैस्डैक फ्यूचर्स यहाँ पर 1-1.25% तक का उछाल है, तो वहां पर भी अच्छा एक्शन है। यूरोप की ठीक ठाक शुरुआत हुई थी सर, पर फ्राइडे को काफी पॉजिटिव एक्शन था, लगभग 2% की तेजी थी फ्राइडे को यूरोप को। तो उसके बाद देखेंगे तो ऑलमोस्ट आधे से 1% की तेजी अभी भी आपको आती हुई दिख रही है। और एशिया में आज काफी मजबूत ट्रेड रहा, हालांकि चीन में हमने गिरावट देखी, इनके जीडीपी डेटा अच्छा था पर अनुमान से थोड़ा कम, पर बाकी के एशिया के बाजार आज काफी पॉजिटिव रहे हैं सर। तो पॉजिटिव ही ग्लोबल क्यूज हैं, हमें बताइए क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर। देखिए दीप, पहले निफ्टी की बात कर लें और निफ्टी में सिंपल ये कि 11,800 अब आपके लिए बेस हो गया, जहां पर 17 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट और कॉल दोनों में है और 11,820 का आज आपने लो बनाया, तो 11,800 के नीचे आप नहीं जाएंगे, ये निश्चिंत रहें और उस लिहाज से आपके लिए मजबूती वाला ट्रेड है। ऊपरी स्तरों पर 11,900 को पार करने के बाद
तेजी और शॉर्ट कवरिंग और बढ़ेगी। 24 लाख शेयर 11,900 के कॉल पर हैं और वो अगर निकल जाते हैं तो लगभग 45-50 लाख शेयर निफ्टी में ऐसे हैं जो शॉर्ट हो जाएंगे और तब आप 12,000 की तरफ आराम से बढ़ेंगे। वैसे भी आज आप देखिए 11,898 का हाई तो आपने बनाया ही है, तो निफ्टी पे ये आपके लिए संकेत है। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी एक बार की अगर आज का हाई पार कर देता है 24,250, 24,247 का लो बनाया, अगर 3 बजे के पहले 3:05 के पहले अगर ये हाई पार कर देता है तो फिर बैंक निफ्टी में आज ही या ज़्यादा से ज़्यादा कल सुबह तक आपको 24,400 से 24,550 तक की रेंज के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। ये एकदम साफ नज़र आ रहा है। बस आपको थोड़ी सी देर इंतज़ार करना है। एक बार पहले 24,000 पार करके 200 पार करें और उसके बाद 24,250 जैसे ही पार किया उसके बाद बैंक निफ्टी बिल्कुल भी रुकेगा नहीं। और इनफैक्ट डेटा इतने मजबूत है, मैं ये चाहता हूँ कि आप बैंक निफ्टी पे के लिए एक कल के 2000 का एक बिगुल बजा दें, उसके बाद मैं आपको बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी पूरी देता हूँ। बिल्कुल सुपर हिट स्ट्रैटेजी आ रही है बैंक निफ्टी पर, कल के 2000 का बिगुल। जी सर। 24,150 24,200 की रेंज में हम बैंक निफ्टी में बात कर रहे हैं। 24,200 आ गया है। यहाँ से ये बैंक निफ्टी आपको खरीदना है। खरीदने के लिए दो जगह है, एक करंट मार्केट प्राइस पर और दूसरा है 24,075 पर, और यहाँ से आप खरीद कर चलें और एक स्टॉप लॉस आपको 23,950 का लगाना है। और एक बार की 24,250 पार हो गए, 24,250 तक पहुँच गया है। 24,250 पार होने के बाद आपका स्टॉप लॉस 24,050 का हो जाएगा। आपको खरीदारी करनी है। 24,300 छोटा टारगेट है जहां पर आपको बिकवाली नहीं करनी है, सिर्फ स्टॉप लॉस रिवाइज करना है। 24,400 और मैं सारे स्पॉट लेवल दे रहा हूं, कैश लेवल दे रहा हूं, फ्यूचर नहीं दे रहा हूं। 24,400, 24,450, 24,500 और 24,550। बेसिकली 24,400 से लेकर 24,550 इस 150 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी जाएगा। वहां पर 24,600 तक की जगह है। 24,400 में से 24,400 से 24,600 की रेंज में बैंक निफ्टी जाकर कहीं न कहीं रुकेगा। वहां पर आपको प्रॉफिट बुक करना है, उससे पहले नहीं। 24,400 के पहले प्रॉफिट बुक करने में मजा नहीं है। तो 24,400 से 24,600 की रेंज में इनफैक्ट मैं कहूँगा थोड़ी हिम्मत करें तो 24,500 24,600 की रेंज में भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है। वहां पर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए और ये खरीदारी करने की राय है। दूसरा तरीका जो है दीप वो ये आप कर सकते हैं, 24,200 का कॉल ऑप्शन है। मैंने लास्ट देखा था तब 375 के आसपास चला था, हो सकता है थोड़ा बढ़ गया होगा, 400 रुपये के आसपास या जो भी होगा, जो भी प्राइस है। 24,200 का कॉल ऑप्शन, 24,200 का कॉल ऑप्शन खरीदें। 310 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर 450, 500, 550 इन 3 टारगेट के लिए 24,200 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करें। तो मैं एक बार आपको नोट करवा दूं स्ट्रेटेजी क्या है। 24,200 का कॉल ऑप्शन खरीदिए 375 से 400 की रेंज में। 310 का स्टॉप लॉस है। 450, 500, 550 इन 3 टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में कॉल ऑप्शन में आपके लिए खरीदारी करने की राय। और फ्यूचर्स आप खरीद रहे हैं तो 24,050 का स्टॉप लॉस रखिए। 24,400, 24,550 इस 150 पॉइंट की रेंज में ऊपर जाकर आपको प्रॉफिट बुक करना है। 24,300 पार होने के बाद आपको स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ ले आना है, तब आपका स्टॉप लॉस 24,150 का हो जाना चाहिए। जो प्राइस है वहां से 150 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस आप बैंक निफ्टी का कर लें और इसको होल्ड करें, ये आपके लिए ठीक रहेगा। बैंक निफ्टी क्लियर कट बहुत ही बेहतरीन तगड़ा ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। और आज जिस तरह से अमेरिकी फ्यूचर्स नजर आ रहे हैं आपको 225 पॉइंट ऊपर, अगर अमेरिका में इस तरह का सेशन रहा तो कल ही आपको 24,500 के आसपास बैंक निफ्टी के लेवल मिल जाएंगे। और अगर थोड़े अगर आज ही मजबूती होगी तो यू नेवर नो, आज भी अगर बढ़ जाए, आज भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। तो बैंक निफ्टी बहुत मजबूत दिख रहा है, डेटा बहुत तोड़ गया। ये तो पहले मैंने ट्रेड दे दिया। वैसे तो ट्रेड दे देने के बाद डेटा में किसी का इंटरेस्ट होता नहीं है, लेकिन फिर भी जिनको डेटा में इंटरेस्ट है दीप, उसके लिए मैं 1 मिनट और ले लूँ और आपको डेटा बता दूँ। 24,000 तक बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शंस में 20 लाख शेयर शॉर्ट हैं कॉल राइटर्स। 24,200 तक 26 लाख शेयर हो चुके हैं और अब 24 अगर 300 हो जाता है पार तो 29 लाख शेयर शॉर्ट होंगे। चलिए वो छोड़ दिए। 24,200 तक 26 लाख शेयर शॉर्ट हैं अभी। और अभी तो आज एक्सपायरी में, आज तो सोमवार ही हुआ है, मंगल बुध गुरु 3 दिन और हैं। तो ऐसे में अगर इसी तरह से शॉर्ट सेलर्स सपोर्ट देते रहे तो फिर बैंक निफ्टी 24,500 के बाद तगड़ा एक्शन होगा, क्योंकि 24,500 अगर बैंक निफ्टी ने पार किया तो वहाँ पर 38 लाख शेयर अभी के डेटा के लिहाज से आपके कॉल राइटर्स शॉर्ट होंगे। तो कॉल राइटर्स जो शॉर्ट हैं वही सहारा देने का काम कर रहे हैं और वही ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं। तो इस लिहाज से बैंक निफ्टी में शॉर्ट सेलर्स नीचे भी सपोर्ट देंगे और ऊपर भी ले जाने का काम करेंगे। जी दीप। और इस बीच दीप, CSB बैंक के रिजल्ट्स आ गए, एक बार आप रिजल्ट्स पढ़ दें।
बिल्कुल अनिल जी, रिजल्ट आ गए हैं और शानदार रिजल्ट दिख रहे हैं। देखिए सर, एनआईआई में शानदार हमने बढ़त देखी है, लगभग 80 करोड़ रुपए की, 147 के मुताबिक 229 करोड़ में आए हैं। मुनाफे पर नजर डालिए, 2 गुना बल्कि ऑलमोस्ट 2.5 गुना मुनाफा यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखा है, तो वहां पर भी एक शानदार एक्शन दिख रहा है। ग्रॉस एनपीएस में अच्छी बढ़त हुई है, ऑलमोस्ट आधे परसेंट की गिरावट, सॉरी बढ़त नहीं, गिरावट हुई है ग्रॉस एनपीएस में आधे % की, तो वहां से भी शानदार रिजल्ट है। तो फर्स्ट प्रिंट सर बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। जहां तक सीएसबी बैंक के नतीजों का सवाल है, देखना पड़ेगा किस तरह की प्रोविजनिंग करी है, मॉरिटोरियम पर बैंक का क्या कहना है। बट कुणाल जी, बढ़िया एक्शन, बढ़िया नतीजे आए हैं सीएसबी बैंक की तरफ से। स्टॉक 7% ऊपर है, चार्ट्स पर क्या दिख रहा है सर? देखिए सुपर चार्ट है दीपांशु, कोई डाउट नहीं है, बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है ये स्टॉक 260 265 के लेवल्स दिखाएगा, तो इन स्तरों पर भी अगर किसी गिरावट में आप इस पर बाय करते हैं तो मुझे लगता है 260 तक सीधी दौड़ लगाने की क्षमता रखता है ये स्टॉक। तो बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, और जैसे मैंने पहले कहा था कि चुन चुन के बैंकिंग स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए, तो सीएसबी बैंक भी बहुत लंबे इंतजार के बाद ब्रेकआउट दे रहा है, बाय करने की राय। ओके, तो ये है आपके लिए इस वक्त सीएसबी बैंक पर राय। 6% मजबूत। जो बैंक के रिजल्ट आ रहे हैं उसके बाद बैंकों में तेजी होती दिख रही है, और बैंक निफ्टी दिन के हाई पॉइंट पर 24,250 के ऊपर टिकता हुआ। बस अगर ये थोड़ी देर 24,250 के ऊपर और टिका रहा तो शानदार खरीदारी, बेहतरीन शॉर्ट कवरिंग आती दिखेगी। आइए तब तक एक बिगुल सचिन जी के लिए, उनकी तरफ से एक बीटीएसटी कॉल है, और उसके बाद विकास सेठी साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, वो देंगे अपनी बेहतरीन पिक्स। तो आइए सचिन जी के साथ जोड़ते हैं एक बिगुल के साथ, बीटीएस डबल टी। सचिन जी बताइए सर। अनिल जी, यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है, एंड स्टॉक का नाम है HUL। लगातार हम पिछले 4 हफ्तों से इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक बुलिश बायस लेके बैठे हैं, एंड अगर हम इसका RSI देखें तो वीकली RSI फर्स्ट टाइम पिछले 8 हफ्तों के बाद 50 के ऊपर अच्छी तरह कॉन्फिडेंटली ट्रेंड कर रहा है। जिस तरीके से इसने अपने 3 दिनों के हाइज को चैलेंज किया है, इसके ऊपर के अभी ट्रेड्स बन रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ से जो मोमेंटम बनेगा वो लगभग 100 पॉइंट की तेजी दिला सकता है। तो यहाँ पर एक फाइनल टारगेट होगा अराउंड 2170 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 2270 का एक फाइनल टारगेट होगा जिसके लिए आपको पोजीशन होल्ड करनी है, एंड फ्रेश लॉन्ग एडिशन लॉन्ग्स भी ऐड करने हैं। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना चाहिए अराउंड 2148 का फ्यूचर्स में। एंड जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है इस हफ्ते में काफी अच्छी कंसिस्टेंट मोमेंटम देखा जा सकता है HUL इस पर्टिकुलर काउंटर में। तो खरीदना है वापस HUL। 2270 के फाइनल टारगेट के लिए 2148 का होगा स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है परफेक्ट टारगेट आपके लिए HUL में खरीदारी करने के लिए आज से। और कल आने वाले हैं रिजल्ट्स के पहले HUL है बेहद मजबूत, और आपको पिछले हफ्ते से लगातार हम ये कह रहे हैं कि रिजल्ट के पहले HUL में आपके लिए खरीदारी करने की राय। और वहाँ से देखिए स्टॉक कहाँ मजबूती के साथ तेज दौड़ लगाता हुआ आपको नजर आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, और एक और बिगुल सुमित जी के लिए, और उसके बाद हमारे साथ सेठी साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। तो ओके, सेठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। सेठी साहब बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे। सेठी साहब के लिए बिगुल। सेठी साहब स्वागत है आपका। बताएं सर, आज पिक है या पिक्स? गुड आफ्टरनून अनिल जी। पिक्स है, एक कैश मार्केट का स्टॉक है और एक F&O स्पेस का स्टॉक है। करिए शुभ शुरुआत। बिल्कुल अनिल जी, जो कैश मार्केट का स्टॉक आज लेने की खरीदारी करने की सलाह है शॉर्ट टर्म पिक के तौर पे, स्टॉक का नाम है LG बाला ब्रदर्स। ये एक बहुत ही सॉलिड ऑटो कंपोनेंट कंपनी है जो कि मेनली 2 व्हीलर स्पेस में कैटर करती है। जैसे इनके जो क्लाइंटेल देखेंगे तो बजाज ऑटो है, आइसर मोटर्स, TVS मोटर्स ऐसी कंपनियों को कैटर करती है। स्टॉक का अभी 242 का भाव है। मेरा इसका बहुत ही शॉर्ट टर्म में 255 का टारगेट है। स्टॉप लॉस रहेगा 235 रुपए का। बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल्स है। आज वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे तो अराउंड 11 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। पिछले साल 5 रुपए का डिविडेंड दिया है। अच्छे मार्जिन से रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 15%। और जो नॉर्मल ईयर था 2019, अगर वहां तक देखेंगे तो उसके पिछले 3 साल में, पहले 3 साल में प्रॉफिट्स में करीबन 21% की दर से कंपनी ने ग्रोथ दर्ज करी है। डेट इक्विटी रेशियो नेग्लिजिबल एट अराउंड 0.13।
और DII अराउंड 22% स्टेक ओन करते हैं, तो एक अच्छी कंपनी है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे 242 के आसपास खरीदना चाहिए। 255 के शॉर्ट टर्म टारगेट है इसमें। ओके, 255 के टारगेट के लिए यहाँ पर करें आप खरीदारी। ये है आपके लिए बेहतरीन स्टॉक LG बालाकृष्णन। मुझे याद है मालामाल वीकली में हमने फर्स्ट टाइम जब ये शुरू किया था तब ये स्टॉक हमने फंडामेंटली रिकमेंड भी किया था। बहुत मजबूत और बेहतरीन कंपनी है, ये आपको साफ नज़र आ रहा है। आइए अगला स्टॉक है जो आप कह रहे हैं कि एक कैश और एक फ्यूचर है, तो सेठी साहब फ्यूचर वाला स्टॉक भी बताइए। हाँ बिल्कुल अनिल जी, फ्यूचर से जो स्टॉक रेकमेंड करने जा रहा हूँ वो आज एक मेटल स्पेस की कंपनी है। मेटल का पूरा सेक्टर ही आज फोकस में है। वहां से मैंने पिक किया है नेशनल एल्यूमिनियम नाल्को को, जो कि अभी 31 रुपया 35 पैसा 31.40 के आसपास अक्टूबर फ्यूचर ट्रेड करते हैं। इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इसमें बहुत ही शॉर्ट टर्म में 2-3 दिन में 32.5 रुपए का टारगेट है और स्टॉप लॉस रहेगा 30 रुपये 75 पैसे। ओके, तो ये आपके लिए नेल्को में खरीदारी करने की राय। 30 रुपये 75 पैसे का स्टॉप लॉस और टारगेट कितना 32.5 34 कितना बताया? 32.5 का शॉर्ट टर्म टारगेट। ओके, 32.50 के टारगेट के लिए करें खरीदारी नेल्को में। HUL एक और स्टॉक है जो बड़ा मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। पिछले हफ्ते भी आपसे बात हो रही थी तो आप कह रहे थे कि नतीजों के पहले खरीदना चाहिए। अभी अभी सचिन जी की तरफ से खरीदारी की राय भी आई है, क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल अनिल जी, आपको याद रखने के लिए धन्यवाद। ये 2120 के लेवल पे मैंने पिछले हफ्ते मंगल बुधवार को एक सेफ स्टॉक के तौर पे रिकमेंड किया था। मैंने यही कहा था कि इसके नतीजे आने वाले हैं मंगलवार को, अगले वीक के, मतलब जो कल आएंगे, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नतीजे अच्छे रहेंगे और स्टॉक काफी बीटन डाउन है, तो वहां से एक अच्छी तेजी नजर आ रही है। मुझे लगता है ये आज के इन लेवल्स पे भी 2170-72 के लेवल ऑलरेडी हो चुके हैं। मेरा इसमें बहुत ही जल्दी 2225-2250 का टारगेट। 2225-2250 तक का टारगेट जल्दी, मतलब कल आने वाले हैं रिजल्ट्स या ज़्यादा से ज़्यादा परसों। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, नेल्को जो आपने कहा वो वाकई में सुमित जी को भी पसंद है और सुमित जी ने भी, और एक्चुअली आज अपनी पिक ऑफ द डे के तौर पर सुमित जी ने सुबह सुबह दिया था। और जिस तरह से सरकारी कंपनियों के बायबैक और जिन सरकारी कंपनियों में बड़ा पैसा है वहाँ पर एक्शन जो होता दिख रहा है, उसमें नेल्को एक और स्टॉक है जो बहुत मजबूती से आगे बढ़ने को तैयार है। तो सेठी साहब ने एकदम सही वक्त पर नेल्को शेयर रिकमेंड किया, भाव भी ठीक है और एक्शन भी जबरदस्त होता हुआ आगे बढ़े। सेंचुरी टेक्सटाइल के रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। घाटा आया है 14 करोड़ रुपए का। ये घाटा आपके सामने थोड़े और डिटेल्स आएंगे। आय 596 करोड़ की कुणाल जी चार्ट्स तैयार रखिए। 596 करोड़ की आय का आंकड़ा है, घाटा दिख रहा है 14 करोड़ का। लेवल्स जल्दी से बता दीजिए। सेंचुरी टेक्सटाइल के 317 के आसपास। अनिल जी देखिए, एक रेंज में ट्रेड हो रहा है और रेंज अगर आप देखें तो 314 रुपए से 324 रुपए की 10 रुपए की रेंज है इंट्राडे में। और मुझे लगता है कि जब तक रेंज से बाहर ना आ जाए तब तक ऐसे कोई खरीदारी का मौका नहीं है, कोई बढ़ चढ़ के खरीदना नहीं है। मुझे लगता है 324 पार होगा तब इसमें खरीदने की सोचेंगे। इन स्तरों पर वेट एंड वॉच करें। हाँ अलबत्ता 314 अगर टूट जाए अनिल जी तो मुझे लगता है एक बार 308 तक फिसल सकता है। 314 के नीचे ही खराब होगा जी। तो जब तक 314 होल्ड कर रहा है तब तक डरने घबराने की जरूरत है नहीं। ओके, सुमित जी तैयार है और आइए सुमित जी के लिए बिगुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी सबसे पहले तो सेठी साहब को धन्यवाद नेल्को के लिए, उन्होंने एकदम सही टाइम पे पकड़ लिया। स्टॉक भागने को तैयार है और वो स्टॉक अच्छा भागेगा। स्टॉक के अंदर यहां से अपसाइड पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है, तो उनको धन्यवाद। और अब जो स्टॉक यहां पे रडार पे है अनिल जी, बैंकिंग स्टॉक है और ये स्टॉक भी अब यहां से भागने को तैयार है। स्टॉक का भाव चल रहा है 31 रुपए 70 पैसे। स्टॉक का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक, ये स्टॉक के अंदर यहां से एक अच्छी तेजी देखने को मिलनी चाहिए। स्टॉक के अंदर ऑप्शंस के जरिए 32 वाला कॉल अभी 90 पैसे 95 पैसे पे मिल रहा है, इसको लेना चाहिए। IDFC फर्स्ट का 32 वाला कॉल 90 पैसे 95 पैसे पे मिल रहा है, इसको लेना चाहिए। IDFC की खास बात, स्टॉक के अंदर पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन देखने को मिला है। स्टॉक के अंदर 200 DMA के ऊपर सस्टेनेबिलिटी देखने को मिली है। 2 दिन पहले के जो हाई थे स्टॉक के वो ब्रेक हो रहे हैं और स्टॉक अब अपना नेकलाइन टेस्ट करने जा रहा है। नेकलाइन इसका है 32 रुपए 30 पैसे के आसपास। ये नेकलाइन तक तो इमीडिएट टारगेट बनेंगे और ये नेकलाइन के बाद इसका हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आएगा और उसके टारगेट बनेंगे कम से कम ऊपर में
35 रुपए से लेकर 36 रुपए तक के। यानी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहां से 35 से 36 रुपए तक जाने को तैयार है। इस स्टॉक के अंदर यहां पे खरीदारी करनी है। नीचे में 30 रुपए सपोर्ट जोन है, तो 32 वाला कॉल यहां पे सीएमपी पे खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा सा नीचे में लगाए 50 पैसे का, यानी सीएमपी से 40 पैसा नीचे 50 पैसे का स्टॉप लॉस, और ऊपर में टारगेट बनेंगे ₹1.90 से लेके ₹2.50 तक के। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 32 का कॉल भी ले सकते हैं और कैश के अंदर स्पॉट में भी खरीदारी कर सकते हैं। स्पॉट में खरीदना है स्पॉट पर खरीदिए, कैश में ऑप्शंस में खरीदना है तो ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक डेज हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है 3.5% की तेजी के साथ। बढ़िया एक्शन है बाजार में और सेंटिमेंट काफी सुधरा हुआ है। और एक और जो मूड सुधारने वाले संकेत हैं वो है इस वीकेंड पर जो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन की तरफ से बड़ी सेल्स हुई हैं, वहां पर जबरदस्त रिस्पांस मिला है। किस तरह का रिस्पांस मिला है और इस बेसिस पर कौन से सेक्टर्स कौन से स्टॉक्स फोकस में आ रहे हैं, जानते हैं आशीष के साथ। आशीष बताइए, अच्छी सेल्स हो रही हैं, हमें कहाँ फोकस करना चाहिए? दीपांशु, बहुत बढ़िया सेल्स देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अमेजोन की तरफ से जो बयान जारी हुआ इसमें मैं देख रहा था कि कह रहे थे कि 7 साल का रिकॉर्ड टूटा। पिछले साल अगर आप देखें तो करीब 3.8 अरब डॉलर की जो है बिक्री हुई थी। इस बार माना जा रहा है कि 7 अरब डॉलर के पार जो है वो बिक्री फेस्टिव सीजन में देखने को मिलेगी। ना कि सिर्फ अमेजोन, फ्लिपकार्ट की तरफ से भी जो कमेंट्री आ रही है वो बहुत बढ़िया देखने को मिल रही है। क्योंकि इस कमेंट्री में अगर आप डिकोड करके देखें तो एक अच्छी बात ये भी नजर आएगी, जो छोटे शहरों से टियर 1 टियर 2 जो शहर हैं वहाँ से जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। जैसे कि 48 घंटे में अगर आप देखें तो अमेजोन ने बताया कि उन्हें करीब 1,10,000 ऑर्डर मिले। इन 1,10,000 ऑर्डर्स में से 66% जो है वो छोटे शहरों के जो विक्रेता हैं उनको मिलते हुए नजर आए। ना कि सिर्फ जो विक्रेता हैं छोटे शहरों के उन्हें फ़ायदा हो रहा है। इनफैक्ट अमेजोन का तो दावा है कि ऑलमोस्ट 98% के जो पिन कोड्स हैं उतनी उनकी कवरेज हो चुकी है। और देश के जो छोटे शहर हैं वहाँ से भी फर्स्ट टाइम जो ई कॉमर्स यूज़र है उनकी तरफ से जो ट्रैक्शन है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। फ्लिपकार्ट में देखिए कह रहे हैं कि इनके 70 विक्रेता ऐसे रहे जो 3 दिन की सेल में करोड़पति हो गए, यानी करोड़ों का उन्हें फ़ायदा होते हुए नजर आया। और डिजिटल पेमेंट में पिछले साल के मुकाबले 60% का उछाल देखने को मिला है। यानी ई कॉमर्स की बिक्री अगर आप देखें तो इस फेस्टिव सीजन में धमाल करती हुई नजर आ रही है। लेकिन हमने इसको जानना चाहिए कि जो बिक्री हो रही है, बिक्री से फायदा लिस्टेड कंपनीज में किसको देखने को मिलेगा। तो दोनों ही कंपनीज के अगर आप स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखें तो बिक रहा है सबसे ज़्यादा मोबाइल। देखिए फ्लिपकार्ट का मानना है कि अब देखें तो सबसे ज़्यादा जो है करीब 3.5 लाख मोबाइल ईएमआई के द्वारा बिके गए हैं। तो मोबाइल फोन्स में डिक्सन टेक ये स्टॉक आपको फोकस रखना होगा, क्योंकि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में एक लौता लिस्टेड प्लेयर है ये। साथ ही साथ क्योंकि ईएमआई पे काफ़ी सारे जो कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट है वो ईएमआई के माध्यम से बिक रहे हैं, तो एसबीआई कार्ड्स यहाँ पर भी ध्यान रखना होगा। इसके अलावा अपैरल्स यानी कपड़े जो है इनकी भी खरीद काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, ट्रैक्शन काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। हाउस डेकोर है, होम डेकोर है, ये भी कुछ सेगमेंट ऐसे हैं जहाँ पर बढ़िया बढ़त देखने को मिल रही है। वाइट गुड्स में तो हम बता ही रहे हैं लगातार कि अगस्त से जो बिक्री है वो बढ़िया देखने को मिल रही है। और इनफैक्ट इस बार भी अगर आप देखें तो जो एयर कंडीशनर्स हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, टीवी सेट्स हैं, इनकी बिक्री काफ़ी बढ़िया देखने को मिली, जिसके चलते वर्लपूल, अंबर एंटरप्राइज और आईएफबी इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक ये भी फोकस में रहेंगे। बिल्कुल, हम शानदार एक्शन देख रहे हैं और इन सारे स्टॉक्स के बारे में हमने आपको हाईलाइट भी करा था कि किस तरह से अपैरल स्टॉक्स में आपको अच्छी तेज़ी आती हुई दिख रही है, कंजम्पशन में एक बढ़िया रुझान भी आते हुए दिख रहा है। तो इसका आप डायरेक्ट फ़ायदा कुछ कंपनीज पे देख रहे हैं। डिक्सन टेक तो लगातार तेज़ी में ही है। इनमें से एक स्टॉक जिसके बारे में आशीष ने मेंशन किया, सुमित जी आज सुबह आपने इस स्टॉक पर खरीदारी की भी राय दी थी, एबी फैशन। अच्छी मूव आई है, फिलहाल टारगेट से तो थोड़ा दूर है, बट किस तरह से एक्शन देख रहे हैं? क्या स्टॉप लॉस कुछ ट्रेल करना चाहिए इस पर? दीपांशु अभी तो होल्ड करें, अभी तो स्टॉक की रैली जस्ट स्टार्ट हुई है। आदित्य बिरला फैशन, एबी फैशन के अंदर मोमेंटम अच्छा बिल्डअप हुआ है आज, और कल और आज में स्टॉक ने मोमेंटम दिखाना स्टार्ट ही किया है। और आज भी स्टॉक अच्छा ऊपर है, लेकिन अभी और ऊपर जाना बाकी है। अभी तो सिर्फ 4.5-5% ही ऊपर आया है। ये स्टॉक के अंदर यहाँ से 10 से 15 रुपए का मूव और ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। जिस तरह का कैंडल आज फॉर्म हुआ है, जिस तरह का ब्रेकआउट आज देखने को मिला है, उसको देखते हुए लगता है यहाँ से 8 से 10 रुपए की तेजी जल्दी ही देखने को मिलेगी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें और पोजीशंस को होल्ड करें, अभी आएगा इसके अंदर और अच्छा मूव आएगा। चलिए, और बढ़िया मूव के लिए तैयार होते हुए दिख सकता है आपके लिए एबी फैशन। एक और स्टॉक जिसमें एक बढ़िया स्पाइक आ रहा है इस समय वो है एस्कॉर्ट्स। वागे साहब जरा इस पर नजर डालिए। वैसे तो वायदा कारोबार के बैन में है, पर अगर कोई डिलीवरी लेकर पोजिशनल व्यू लेना चाहे इस पर तो क्या ट्रेड बनता है एस्कॉर्ट्स पर, जिस तरह से अभी उछाल आया है?
दीपांशु एक सपोर्ट लेवल पे है, तो मैं एज ए एफएनओ ट्रेड डे ट्रेडिंग के व्यू से अगर व्यू लेना नहीं है तो यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि 1150 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अभी 1192 है, 1140 के स्टॉप लॉस से पोजिशनली लेते हैं। मुझे लगता है ये 1300 के आसपास जाना चाहिए अगले 2-3 हफ्तों में। बिल्कुल, तो नज़र रखिए, वैसे तो वायदा कारोबार के बैन में है, बट एक बड़ा स्पाइक आ रहा है। अगर आप चाहें तो डिलीवरी लेकर एक पोजिशनल ट्रेड ज़रूर एस्कॉर्ट्स पर बना सकते हैं। देखते हैं कि 1200 के ऊपर स्टॉक जाकर सस्टेन कर पाता है कि नहीं, बट अच्छी खरीदारी हो रही है एस्कॉर्ट्स में। फेडरल बैंक डेज हाई पर है 7.5% के उछाल के साथ। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ज़बरदस्त एक्शन आज के ट्रेड में बनता हुआ दिख रहा है। कई और स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छी मूव आई है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ एक वैसा स्टॉक है जो अब 900 के लेवल्स पर आपको आते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पर अच्छी खरीदारी आज हुई है। सचिन जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में 900 पर आया स्टॉक का, यहाँ से और अच्छी तेज़ी बनती है, कोई ट्रेड बनेगा? गोदरेज प्रॉपर्टीज का अगर हम ओवरऑल डेटा देखें तो काफी समय से एक कंसोलिडेशन रेंज में लॉक्ड इन है। 920 एक अच्छा रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए, बट सपोर्ट काफी इंटरेस्टिंग बिल्ड हो चुका है अराउंड 855 860 इस पर्टिकुलर जोन में। तो मुझे लग रहा है एक ब्रेकआउट की उम्मीद है। जिस तरीके से ये रिबाउंड हुआ है पिछले कुछ दिनों में, तो मुझे लग रहा है जो अपर एंड है उसका अराउंड 920 के आसपास, आई थिंक वो पर्टिकुलर लेवल जरूर रिविजिट होना चाहिए। जिस तरीके से इसके मोमेंटम एवरेजेस फिलहाल प्लेस्ड है, तो 880 के स्टॉप लॉस के साथ ये पर्टिकुलर ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। बट 920 एक ऐसा लेवल होगा जहां पर उन पोजीशन वापस रिव्यू करनी चाहिए, क्योंकि काफी समय से ये पर्टिकुलर कंसोलिडेशन बैंड में रहा है स्टॉक। एंड जिस तरीके से इसके मंथली एंड वीकली इंडिकेटर्स अभी प्लेस्ड है, तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट अगर हो जाता है तो मुझे लग रहा है अराउंड 980 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड भी हो सकती है। तो फिलहाल एक अच्छे जंक्चर पे है जहाँ पर फ्रेश ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है 880 के स्टॉप लॉस के साथ, बट रिव्यू जोन होगा 920 के आसपास। ओके, तो ये है आपके लिए कॉल। आइए, इस बीच 2:50 हो चुके हैं। बसिन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल, बिल्कुल के साथ करते हैं उनका भी स्वागत। स्वागत है बसिन साहब, एक बार फिर से आपका। बताएं सर अपडेट्स और आपके फ्रेश कॉल्स। अपडेट तो सर आपको गोदरेज प्रॉपर्टी खोल के कहा था 858 में 904 हो गया। आपको फेडरल बैंक सुबह कहा था 55 में 56 हो गया, न्यू हाई। और मैंने आपको कहा रिजल्ट्स ऑफ द बैंक्स, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, आपको सुबह जो कॉल दी थी सारी की सारी हिट हो गई हैं, सब चल। आरबीएल बैंक, आईजीएल बीएल बना था वो बने रही है, और चोला फाइनेंस, वो भी चोला फाइनेंस नहीं, फेडरल बैंक और आरबीएल, आईजीएल और बीएल। और कल के थे आईसीआईसीआई बैंक, हिंडाल्को और गोदरेज प्रॉपर्टी। अब आप कहें तो 2 कॉल हैं और दोनों बाय की हैं सर। जी सर बताएं। तो पहला बाय होएगा सर, जो मैंने आपको मैंने मेरे हिसाब से आउट परफॉर्म करेगा यहाँ से ये रिस्क रिवॉर्ड, बिकॉज ये जो एड स्पेंडिंग है ये इस सीजन में सबसे ज्यादा है। तो सन टीवी लीजिए, 428 का भाव है, 421.50 का स्टॉप लॉस, 450 का टारगेट। दूसरा भाव होएगा अगेन भारत फोर्ज, 452 रुपए का भाव है, 445 का स्टॉप लॉस, 475 का टारगेट। भारत फोर्ज विल क्लियरली बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ बीइंग नंबर 3 इन फोर्जिंग इंडस्ट्री। और उसके जो यूएस सेल्स है दैट इज सीइंग यूनिकली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स एंड एक्सपेंशन। बोथ दी स्टॉक्स कैन आउट परफॉर्म फ्रॉम हियर। ओके, तो ये 2 स्टॉक ऐसे हैं जहां पर खरीदारी करने की राय है। सन टीवी खरीदिए और भारत फोर्ज खरीदिए, ये है राय बसिन साहब की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया बसिन साहब, कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात। ये आपके लिए इस वक्त की 2 बेहतरीन पिक्स बसिन साहब की तरफ से आती हुई आपको नजर आएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन भरपूर है। इससे पहले सचिन जी, क्या आपके लिए बिगुल की जरूरत है? सचिन जी के लिए बिगुल चाहिए? सचिन जी। यस सर, एक बीटीएसटी देना चाहूँगा। ओके, बीटीएसटीटी का बिगुल सचिन जी के लिए। बताएं सचिन जी। अनिल जी, और एक जो शेयर है वो बैंकिंग इस पर्टिकुलर सेक्टर से है। पिछले 10-11 दिन से
इसी पर्टिकुलर रेंज में इसने कंसोलिडेट किया है। लगभग 630 एक अच्छा रेजिस्टेंस रहा था स्टॉक के लिए एंड 600 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। आज के सत्र में अगर हम डेटा देखें तो काफी बड़ा ड्रास्टिक शिफ्ट नजर आ रहा है 620 के आसपास का, एंड स्टॉक का नाम है इंडसइंड बैंक। तो मुझे लग रहा है जिस इंटेंसिटी से ये शिफ्ट हुआ है जल्दी ये पर्टिकुलर रेंज भी ब्रेक होनी चाहिए। तो इमीडिएट बेसिस पे लॉन्ग करने की सलाह होगी। 618 का आपको इंट्राडे के पोजिशन के लिहाज से लगाना चाहिए स्टॉप लॉस, एंड जिस तरीके से इसके बाउंस फिलहाल प्लेस्ड है मुझे लग रहा है अराउंड 665 से लेके 685 तक ये पर्टिकुलर मूव अनलॉक होनी चाहिए। तो 11 दिन के कंसोलिडेशन के बाद एक ड्रामेटिक शिफ्ट नजर आ रहा है, तो उसको प्ले आउट करना चाहिए। लॉन्ग पोजीशन ऐड करनी चाहिए इंडसइंड बैंक में 618 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके 618 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदिए इंडसइंड बैंक को। यहाँ पर आपको बढ़िया मूव आती हुई दिखेगी। वैसे भी स्टॉक डेज हाई पर ही है 3.5% के उछाल के साथ। 22 अक्टूबर को बोर्ड बैठक में अंतरिम डिविडेंड पर विचार करेगा अंबुजा सीमेंट। यहाँ पर हम वैसे तो कूल ऑफ देख रहे हैं आज के ट्रेड में, पर नज़र रखिए 22 तारीख को अंतरिम डिविडेंड पर भी विचार होगा इस कंपनी इस स्टॉक के लिए। तो नज़र रखते हैं अंबुजा सीमेंट पर। और एक और साथ ही सीमेंट स्टॉक जो लगातार बढ़िया एक्शन दिखा रहा है अनिल जी, सीमेंट स्टॉक्स में एक्शन। अंबुजा सीमेंट अब इंटरिम डिविडेंड पर विचार करने वाला है, कैसे देखना चाहिए सर इस खबर को? स्टॉक भी रिकवर हो रहा है खबर के बेसिस पर। जी हाँ दीप, अभी खबर ये आई है और बीएससी पर उन्होंने अनाउंसमेंट भेजा है कि वो 22 अक्टूबर को बोर्ड बैठक में इंटरिम डिविडेंड पर विचार करेंगे। 22 अक्टूबर को ही अंबुजा सीमेंट के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, लेकिन इस खबर में विशेष बात क्या है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि बाजार काफ़ी लंबे समय से अंबुजा सीमेंट के डिविडेंड का इंतजार कर रहा है। तो बड़ा सवाल ये कि क्या एक बड़ा डिविडेंड आ सकता है, और बड़े डिविडेंड का इंतजार इसलिए है कि जो डिविडेंड 2020 का आना था वो 2020 इस साल का जो डिविडेंड है वो डिविडेंड को उन्होंने टाल दिया है। और आप देखिए जो मार्च अप्रैल के महीने में फाइनल डिविडेंड आता है वो फाइनल डिविडेंड अभी तक आया नहीं है। तो क्या वो फाइनल डिविडेंड जो उस वक्त टाला था मार्च अप्रैल के महीने में, क्या वो फाइनल डिविडेंड प्लस इंटरिम डिविडेंड दोनों मिलाकर क्या एक बड़ा डिविडेंड हो सकता है क्या? तो ये एक बड़ी चीज़ होगी। अगर वो दोनों मिलाकर कोई बड़ा डिविडेंड होता है तो वो अंबुजा सीमेंट के लिए बड़ी काम की बात होगी। तो इस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है कि अगर दोनों ही जो एक तो इंटरिम डिविडेंड और एक मार्च के महीने का जो फाइनल डिविडेंड अभी भी ब्लैंक है, अभी वो आया नहीं। उस वक्त शायद मेरे ख्याल से किसी कारण से उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था। तो इस लिहाज से अब जो बोर्ड बैठक होगी उसमें क्या बड़ा डिविडेंड आ सकता है, क्योंकि बाजार में कुछ इस तरह की खबरें चल रही है कि अंबुजा की तरफ से बड़ा डिविडेंड आ सकता है। अभी बीएससी पर ये खबर आई है कुछ ही मिनटों पहले, और बीएससी पर ये खबर आई है कि एक इंटरिम डिविडेंड देने पर अंबुजा सीमेंट का बोर्ड विचार करेगा। तो उस लिहाज से अब से लेकर 22 तारीख तक के लिहाज से, रिजल्ट्स के लिहाज से इस स्टॉक पर आपको नजर रखनी है, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो सकते हैं। जरा अंबुजा सीमेंट के चार्ट्स देखिए सुमित जी, और बताइए क्या ट्रेड बन सकता है अगर यहाँ पर कोई बनता है तो? पूरे सीमेंट सेक्टर पैक के अंदर तेजी का व्यू ही बन रहा है। तो अंबुजा सीमेंट के अंदर भी तेजी का व्यू ही है। स्टॉक वन वे तेजी दिखाने के बाद ऊपरी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। स्टॉक का जो अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस सपोर्ट दिख रहा है वो 240 का दिख रहा है, और ऊपर में 250 का लेवल टूटने के बाद और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। तो चार्ट्स को देखते हुए तो मेरे को लगता है कि ये तेजी ही करेगा और 250 का लेवल तोड़ेगा और उसके बाद और ऊपर के मूव देखने को मिलेंगे। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें, फ्रेश बाइंग चाहिए तो 250 के ऊपर भी कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। क्योंकि 250 के ऊपर और मजबूत हो जाएगा और यहाँ पर अच्छी तेजी बनती हुई दिख सकती है अंबुजा सीमेंट। अब से लेकर 22 तारीख तक इस स्टॉक पर आपको रखनी है नज़र, नतीजों के लिहाज से भी और डिविडेंड के लिहाज से भी इस स्टॉक पर आप फोकस रखिएगा। ये है आपके लिए बड़ी खबर इस वक्त अंबुजा सीमेंट के डिविडेंड को लेकर आती हुई। ओके, आइए इस बीच निफ्टी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है 11,850 के ऊपर बना हुआ। बैंक निफ्टी अब 740 अंक मजबूत है, 24,320 का हाई भी बना चुका है। तो जिन लेवल से हमने 24,200 के आसपास से रिकमेंड किया, वहाँ से 24,300 का पहला टारगेट भी हासिल हुआ। 24,320 ये दूसरा ये हाई लेवल तक पहुँचा है, अभी भी 24,270 के आसपास का है। तो ये है आपके लिए इस वक्त जो मार्केट का हाल, बड़ा तेज़ी के साथ बाजार ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, ये है। ओके, इस बीच आइए एक और स्टॉक जो अच्छा एक्शन में है वहाँ पर फोकस करते हैं और वो है M&M फाइनेंस।
0.4% M&M फाइनेंस मजबूत है, 16% ओपन इंटरेस्ट में बढ़त है। आशीष सर, M&M फाइनेंस में कोई राय रखते हैं हम? अनिल जी, लेगार्ड है इस वक्त, तो डेफिनेटली लेगार्ड है। अगर आप पिछले 2 महीने का प्राइस चार्ट पैटर्न भी देखेंगे अनिल जी, हर बार जरा सा भी ऊपर जाता है तो इसमें सबसे पहले जब एनबीएफसी या फाइनेंशियल में सेलिंग आती है ना, तो सबसे ज्यादा पहले ये रिएक्ट करता है और चलने में भी सबसे देर से चलता है। तो अनिल जी, M&M में मैं राय नहीं दूंगा और मेरी राय ये रहेगी अनिल जी, जैसे आप बैंक निफ्टी में बोल रहे थे, निफ्टी भी कैचअप करेगा। इस तरह के बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस देखिए, निफ्टी पीछे नहीं रहेगा। एक आध दिन में शायद आप ही डेटा क्रंच कर रहे होंगे कि बहुत सारे लोग शॉर्ट पे फंस गए हैं और वो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त जो बेस्ट पॉइज है वो निफ्टी इंडेक्स है जी। बैंक निफ्टी तो है ही है, वो तो आपने बात की है और आपने बड़े अच्छे टाइम पे पकड़ा, वहां से भी 100-150 पॉइंट की मूव आई है। बट अनिल जी, निफ्टी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। निफ्टी में स्प्रेड से या 1:1, 1:2 कैसे भी निफ्टी में बने रहना चाहिए। इंडेक्स फिर धमाल करेगा अनिल जी। ओके, ये आपके लिए राय इस वक्त स्टॉक्स पर आती हुई M&M फाइनेंस निफ्टी। आइए एक और मजबूत स्टॉक आपके लिए आने की तैयारी में, और वो मजबूत स्टॉक बताएंगे आपको वागले साहब, वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी, मेरा BTST होगा पीडीलाइट। जिस तरह से मॉर्निंग में ब्रेकआउट दिया था, आई थिंक राकेश जी, कुणाल जी ने कवर किया है, लेकिन जिस तरह से क्लोज हो रहा है 1530 को कंफर्टेबली निकाला है, अभी 1536-38 है। यहाँ पर बाय करें, ऑन अ करेक्शन नीचे आता है, ऐड करें 1532-33 तक। 1520 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। 15 रुपए की आपकी रिस्क होगी 1% वाली, और 1560 तक के लेवल्स मैं कल के दिन में देख रहा हूँ। ओके, 1560 तक के टारगेट के लिए करें खरीदारी पीडीलाइट में। ये है राय आपके लिए वागले साहब की तरफ से खरीदारी करने की। सुबह जय ठक्कर ने दिया, नहीं कुणाल जी राकेश जी ने चार्ट कॉर्नर में दिया था 1505 में। अरे वाह, 1527, 1540 आपके तो टारगेट लगभग आ गए। अरे कुणाल जी, राकेश, बंसल जी बधाई हो, आपके टारगेट आ गए। क्या करना है अब? अनिल जी, अब होल्ड करना है। अब तो वागले जी ने कॉल दिया है, तो वी आर नॉट इन एनी हरी ऑफ बुकिंग प्रॉफिट। अनिल जी, होल्ड करना चाहिए। वागले जी ने साथ दिया है तो पीडीलाइट में ब्रेकआउट भी हुआ है, तो इनफैक्ट जिन्होंने लिया हुआ है होल्ड करें, और जिन्होंने नहीं लिया हुआ है वो वागले जी को सुन के जरूर लें। एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है पीडीलाइट में। देखिए, वागले साहब के रिकमेंड करते जो चेहरे पर स्माइल आई है बंसल जी के, वाह गजब, बहुत बढ़िया। वागले साहब धन्यवाद स्वीकार करें कुणाल जी राकेश जी की तरफ से, उनकी सुबह की कॉल को आपने आगे बढ़ाने का काम किया है। ये आपके लिए इस वक्त पीडीलाइट का कॉल आता हुआ जी। राकेश जी, हाँ कुछ कहना चाहते राकेश जी? देखिए अनिल जी, मेरी स्माइल का वागले जी की पीडीलाइट की कॉल से कोई लेना देना नहीं है। मेरी स्माइल का लेना देना है वागले जी का जो बिगुल बसता है ना, वागले जी का वंडर, तो उसमें वागले जी ने टाई वाई नहीं पहनी हुई है। और 1980s में जो मूवीज आती थी जितेंद्र की, अब पिक्चरों का नाम लूंगा तो शायद वागले जी को अच्छा ना लगे, जितेंद्र की अच्छी हिट मूवीज आती थी, तो बिल्कुल उस स्टाइल में वागले जी का पोज है। तो मेरे को जब वो पोज देखता हूँ तो वो स्माइल नेचुरली आ जाती है। तो कुछ पीडीलाइट से लेना देना नहीं है, इसका लेना देना बिल्कुल वागले जी के वो बिगुल से है। तो मैं एक काम करता हूँ, आज मेरी टीम को कहता हूँ कि इस बिगुल की एक वीडियो वर्जन आपको भेज दें। जब भी आप कभी उदास हो चलाकर देख लें, आपके चेहरे पे स्माइल हो जाएगी। आप अपने मोबाइल में इसे सेव करके रख लें अपनी वीडियो डायरी में। तो चलिए, ये मैं काम कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, ये बात तो सही है, मैंने भी अभी गौर से देखा है। वागले साहब, ये तो वाकई में आप है ना वो तोहफा और वो उस समय जो पिक्चर आई थी ना, उस जमाने के एकदम जितेंद्र लग रहे हैं। वैसे अपने जमाने में जितेंद्र लगे भी होंगे, वागले साहब रहे भी होंगे। वागले साहब, ऐसे कॉम्प्लीमेंट आपको मिले थे उस जमाने में? नहीं अनिल जी, ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं था, लेकिन अभी मैं जो भी आप बोल रहे हैं मैं कॉम्प्लीमेंट के तौर पे ले रहा हूँ। मुझे लगा कि आप कहेंगे मेरा जमाना गया कहाँ है, मेरा ही जमाना चल रहा है। बिल्कुल वागले साहब, सारे कॉम्प्लीमेंट्स आपको। चुस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। तो ये वागले साहब के लिए हमारी शुभकामनाएं। आइए बढ़ते आगे, कुछ और स्टॉक्स हैं जिन पर फोकस करते हैं। जेके सीमेंट,
ये एक वो स्टॉक है जहां पर बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है और इस बड़े एक्शन को बताने के लिए तैयार है मानसी। इस स्टॉक में बड़ी तेजी बनती हुई दिख रही है। मानसी, क्या हुआ, क्यों तेजी हो रही है इस स्टॉक में? जी अनिल सर, फौलादी मजबूती और कई सारे ट्रिगर्स हैं। इनफैक्ट ताजा खबर, सबसे पहली खबर जो अभी अभी आई है, बताना चाहूंगी, कंपनी ने अपने 3 लाख टन पर एनम की एडिशनल कैपेसिटी इंप्लीमेंटेशन अभी अभी की है। मध्य प्रदेश में ये डेवलपमेंट हुआ है। पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश में कारोबार विस्तार के लिए सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रही थी और उसी का एक चंक है जो कि फिलहाल ये एडिशनल इंप्लीमेंटेशन के तौर पर ताजा खबर आई है। इसके अलावा जो रिसर्च है, जुलाई अगस्त में वॉल्यूम्स में करीब 20% का सुधार सालाना तौर पर देखने को मिला है। ग्रामीण मांग और सरकारी ऑर्डर और साथ ही बढ़ती बिक्री से कंपनी के कारोबार को काफी हद तक फायदा मिला है। गुजरात में हाल ही में 7 लाख टन की ग्रे सीमेंट ग्राइंडिंग क्षमता की शुरुआत कंपनी ने की है और इस ग्राइंडिंग क्षमता की शुरुआत से 1.46 करोड़ टन की क्षमता विस्तार होता हुआ कंपनी का कुल जो क्षमता है वो 1.46 करोड़ की होती हुई देखने को मिली है। करीब 1705 करोड़ के खर्च कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ अपने क्षमता विस्तार को लेकर किए हैं और कंपनी को 31 मार्च 2021 से पहले मध्य प्रदेश वाली जो सारी विस्तार की यूनिट्स हैं उसके लिए मंजूरी मिलने की सरकार से पूरी उम्मीद है और उसी के तौर पर एक खबर अभी अभी आती दिखी है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जो जेके सीमेंट के लिए पॉजिटिव साबित हो रहे हैं। सीमेंट कीमतों में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में सीमेंट के दाम 30 से 50 रुपए प्रति बोरी बढ़ते दिखे हैं और पेटकोक महंगा होने से आगे भी दाम 50 रुपए तक जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। सितंबर में पेटकोक की कीमतें 15% बढ़कर 9,000 रुपए प्रति टन होती हुई दिखी और साथ ही लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो कि बढ़ते हुए दिखे हैं, इसका भी एक असर दामों में देखने को मिल सकता है। आने वाले दिनों में इसकी प्राइसेस जो है सीमेंट की वो और ज्यादा बढ़ती दिख सकती है जिसका कारोबार पर एक इवेंचुअल इंपैक्ट पड़ता दिख सकता है। तो ये तमाम खबरें हैं और इनफैक्ट एक्सपेंशन से जुड़ी कंपनी काफी ज्यादा सजग है, काफी सीरियस है, जिसके चलते लगातार तेजी यहां पर कंपनी देख रही है और पिछले दिनों भी अगर देखें 6 महीनों में 58% की बढ़त ये स्टॉक देख चुका है। हर रोज नए लेवल्स छूता है। ओके, तो ये है आपके लिए जेके सीमेंट में बड़ी तेजी की बड़ी वजह। जेके सीमेंट कई बार पसंद आया सुमित जी आपको भी, और 10 की कमाई में कुणाल जी, राकेश जी ने भी रिकमेंड किया। तो मैं एक काम करता हूँ, कुणाल जी से ही लेवल ले लेता हूँ। कुणाल जी जल्दी से बताइए। जी देखिए, बहुत ही बेहतरीन चार्ट है, बड़ी तेजी बन गई है और अभी भी और तेजी की गुंजाइश है। अनिल जी, नई खरीदारी की राय नहीं है, लेकिन जिनके पास पोजीशन है उनको बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। मुझे लगता है 1900 से पहले अनिल जी रुकना नहीं चाहिए। तो अब स्टॉप लॉस 1750 के आसपास रखें, होल्ड करें। 1900 का टारगेट है जेके सीमेंट पर। 1900 का टारगेट जेके सीमेंट के लिए आता हुआ ये इस वक्त आपके लिए। और इस बीच दीपम सेक्रेटरी की तरफ से कई सारी बयान और कई सारी खबरें आती दिख रही, कई सारी काम की है। उसमें से एक बड़ी खबर मैं आपके सामने एक बार जल्दी से रख दूं। पहले तो एक IRFC रेलवे की है कि ये कंपनी है और इसका नवंबर के महीने में यानी अगले महीने में एक इशू आने की तैयारी में। तो इरकॉन, राइट्स, RVNL, इसके बाद IRCTC, रेलवे की एक एक करके कंपनियां यहाँ पर आपके लिए अब लिस्ट होती हुई दिख रही। तो ये एक बड़ा इशू आपके लिए आएगा। कुछ और बेहतरीन और बड़ी खबर आने की तैयारी में हम जल्दी से आपके सामने रखेंगे। और ये खबर ओके, इस बीच शिपिंग कॉरपोरेशन और BEML के लिए भी नवंबर में यहाँ पर बोलियाँ संभव है। तो ये खबर भी आपके सामने हम पूरी लेकर आएंगे कि क्या एग्जैक्टली खबर किस तरह से आती हुई दिख रही है। तो इस खबर पर भी हम फोकस करेंगे। और ये है आपके लिए कुछ बड़ी और बेहतरीन खबरें आती हुई दिख रही है जो हम आपके सामने जल्दी से रखेंगे। इस वक्त मैं इन्हीं खबरों का इंतज़ार कर रहा हूँ कि क्या है खबरें जो आती हुई दिख रही है उसके ऊपर। लेकिन तब तक एक बार जल्दी से पिक ऑफ द डे का बिगुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए। पिक ऑफ द डे का बिगुल जो कल की पिक आज ही आपके लिए कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। बताएं सर। अनिल जी देखिए, बैंकिंग फ्लेवर पर है, सारे लेवल बैंक निफ्टी ने तोड़े हैं और हमारी खरीदारी की राय है कोटक महिंद्रा बैंक पर। मोस्ट बैंक्स की रैली आ चुकी है और सारे बैंक जो है बड़े बड़ी रैली दिखा चुके हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने वो रैली नहीं दिखाई है। बड़े चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल हुआ है स्टॉक का और जिस तरीके का टेक्निकल पैटर्न है
1448, 1450 के टारगेट्स ये स्टॉक दिखाने का दमखम रखता है। कोटक महिंद्रा बैंक को मिस नहीं करना चाहिए। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, एक फ्रेश ब्रेकआउट कोटक महिंद्रा बैंक में आता हुआ दिख रहा है और आज बैंक्स के अलावा और कुछ चार्ट्स पर अनिल जी दिख ही नहीं रहा है। और कोटक महिंद्रा बैंक में जो ब्रेकआउट है उसको ट्रेड करना चाहिए 1356 रुपए पर, 1356 पर एक स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 1420 रुपए का 1420 का और दूसरा टारगेट 1440 रुपए का होगा। तो 1440 के इवेंचुअल टारगेट के लिए कोटक महिंद्रा बैंक में हमारी खरीदारी की है। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए कोटक महिंद्रा बैंक पर। एक बार BEML पर फिर से फोकस करते हैं। सरकार के प्लान्स हैं कि कंपनी में 26% की हिस्सेदारी बेची जाएगी और फिर जो नए बिडर हैं उनको ओपन ऑफर का भी ऑप्शन दिया जाएगा। क्योंकि इस समय अगर आप देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कंपनी का निकल कर आता है, सरकार की 54% हिस्सेदारी है और पब्लिक हिस्सेदारी तकरीबन 46% है। तो सरकार अगर अपनी 26% हिस्सेदारी यहां से बेचती है तो फिर इसके बाद ओपन ऑफर भी आना संभव है कंपनी में। और इंडिकेशंस तो यही आ रहे हैं कि सरकार चाहती है कि एक ब्लॉक ही बायर हो, पीस मील में बिकवाली नहीं हो। तो एक बिडर को अगर कंपनी की बड़ी हिस्सेदारी बेची जाती है तो फिर वो ओपन ऑफर के जरिए और भी हिस्सेदारी बढ़ा सकता है। तो बड़ी खबर डाइवेस्टमेंट को लेकर BEML पर। अनिल जी, BEML बड़ी खबर आ रही है, 26% सरकार हिस्सेदारी बेचने के लिए तैयार है। इस समय सरकार की हिस्सेदारी 54% है। सर, किस तरह से देखना चाहिए? दीप, इसमें दो बड़ी खबर है एक्चुअली। एक तो ये कि सरकार की पूरी तैयारी हो चुकी है। पहली चीज तो ये कि नवंबर के मध्य में, मिड नवंबर में ये बोलियां आने की तैयारी में ऐसा समझा जा रहा था। तो एक कदम और बहुत तेजी से आगे बढ़े, नवंबर के मध्य में इसके लिए बोलियां आ जाएगी। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज ये कि 26% हिस्सेदारी सरकार को बेचनी है, लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है कि जो भी बिड करेगा उसे एक ओपन ऑफर भी लाना होगा। यानी कि 26% हिस्सेदारी खरीदने के बाद 25% के लिए ओपन ऑफर भी आएगा। क्योंकि पहले काफी हद तक ये अंदाजा नहीं था कि ओपन ऑफर आएगा या नहीं आएगा। सरकार के पास 54% हिस्सेदारी है और सरकार ने जो दीपम ने जो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट है, इन्होंने एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया था और उस ग्रुप में जो कुछ भी बात हुई है उस बात के मुताबिक ये जो खबर आ रही है ये BEML के लिए बेहद काम की है। काम की इस लिहाज से है कि पहली चीज, न सिर्फ इनकी हिस्सेदारी बिक रही 26%, पहला। दूसरा, नवंबर में होने की पूरी संभावना है। इनके लिए अर्ली बिड्स यानी कि बिड्स, शुरुआती बिड्स नवंबर तक आ जाएगी। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि अगर 26% हिस्सेदारी के लिए बिड सक्सेसफुल होती है, जो भी बिड करता है उसको एक ओपन ऑफर भी लाना पड़ेगा। तो जो दूसरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए ये फायदे की बात होगी कि ओपन ऑफर भी लाने की तैयारी बनती हुई दिखेगी। तो ये तीन चीजें हैं जो इस वक्त आती दिख रही है। तो आज जितनी भी आप दीपम के सोर्सेज से जो खबरें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो कुछ भी नीचे आ रही है, वो सबसे बड़ी और सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे इंपॉर्टेंट खबर BEML के लिए आती हुई दिख रही है इन तमाम खबरों में। बाकी तो देखिए, जो रेलवे की कंपनी का इशू आएगा वो तो अपनी जगह है क्योंकि वो तो लिस्टेड नहीं, लेकिन जो लिस्टेड कंपनियां हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर इस वक्त BEML के लिए आपके लिए आती दिख रही है। और यही वजह है BEML का स्टॉक भारी भरकम वॉल्यूम के साथ दिन के हाई पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है। सुमित जी, क्या BEML तेज दौड़ लगाने को तैयार है? जी, आज स्टॉक ने लोअर लेवल से अच्छी तेजी दिखाई है। 605 से स्टॉक 630 के पास आ चुका है और ये स्टॉक का इमीडिएट हडल भी 630 के आसपास ही है। तो 630 का लेवल टूटा और ये स्टॉक भागा। 630 के बाद ये स्टॉक के अंदर ऊपर में 660 से 670 रुपए तक के मूव जल्दी देखने को मिल सकते हैं। तो जिन्होंने भी पोजीशंस बना के रखी है, होल्ड करें और फ्रेश खरीदारी के मौके ढूंढे। इसमें खरीदारी की जा सकती है 660 से 670 के टारगेट्स के लिए। ओके, 630 के ऊपर निकल चुका है। जैसा आपने कहा 630 के ऊपर भागेगा, 630 के ऊपर निकल। ओह सुमित जी, कमाल करते हैं आप। तो आपने बोला 630 के ऊपर भागेगा नहीं, मतलब ये तो मतलब उड़ ही रहा है एकदम। 635, 36, 37, क्या बात है, तगड़ी दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है। ऐसे में एक राय, ऐसे भागते हुए चार्ट्स पे जो है ना, बहुत लंबा टाइम हो गया, कुणाल जी से पूछा नहीं तो कुणाल जी भी जो रिजल्ट आते ही जिस तरह से अपने चार्ट देखकर राय देते हैं और इस तरह के बढ़ते गिरते शेयरों में तगड़े लेवल्स निकालते। कुणाल जी, एक राय अब आपसे भी लेनी बनती है। जैसा 630 के ऊपर कह रहे थे सुमित जी की बहुत तेज दौड़ लगाएगा, 640 हो चुका है इस वक्त, 642 का हाई। अब आप बताइए चार्ट्स।
अनिल जी देखिए, जबरदस्त इंट्राडे ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है, वॉल्यूम एडिशन बहुत ही शानदार हुआ है और जो सबसे अच्छी चीज मुझे चार्ट पर लग रही है वो है आरएसआई डाइवर्जेंस। तो इसका अनिल जी अगर आप 10-15 मिनट का चार्ट देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि एक आरएसआई डाइवर्जेंस है, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है। मुझे लगता है अनिल जी इसमें काफी बड़ा रूम है ऊपर। जो रेजिस्टेंस इंट्राडे में दिखती है वो 660 रुपए पर पहला एक कंजेशन है और उसके बाद सीधा 700 का लेवल है। तो मुझे लगता है कि काफी बड़ा एक अपमूव देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल जिन्होंने खरीदा है होल्ड करें। 660 रुपया पहला टारगेट, 700 रुपए दूसरा टारगेट होगा। 660 पहला टारगेट, 700 दूसरा टारगेट। सुमित जी पहले बधाई स्वीकार करें, गजब आपने 630 के ऊपर का मुंह पकड़ा और साथ ही कुणाल जी ने भी जिस तरह से चार्ट पर सपोर्ट किया, स्टॉक मजबूती के साथ बढ़ता हुआ दिख रहा है, एकदम तेजी से ऊपर की तरफ आता हुआ। आइए इस खुशी में सुमित जी आपको बधाई के साथ साथ बिगुल मेरी तरफ से गिफ्ट, सुमित जी का सुपर हिट। सुमित जी मैंने आपको बिगुल गिफ्ट में दिया है, अब आप रिटर्न गिफ्ट दे दीजिए। कॉल क्या है बताइए। जी अनिल जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एकदम सही, आपने सही टाइमिंग पे पूछा है, कमाल आपका है, बहुत बढ़िया भागा है BAML और अभी और भागेगा। जैसे कि 660 से 670 के टारगेट दिख रहे थे चार्ट्स पे, वो आने चाहिए। तो अब जो स्टॉक अनिल जी अब बिगुल बजा तो स्टॉक देना है। तो जो स्टॉक अभी रडार पे आया है वो है कोल इंडिया। अनिल जी आफ्टर ए शार्प करेक्शन कोल इंडिया अब एक रिवर्सल दिखा रहा है। RSI में डाइवर्जेंस है, स्टॉक ने मूवमेंट दिखाना शुरुआत किया है, स्टॉक यहां से अच्छी तेजी दिखाएगा। तो कोल इंडिया में 115 वाला कॉल ₹2.90 3 रुपए पे अभी ट्रेड कर रहा है। कोल इंडिया का 115 वाला कॉल 3 रुपए पे अभी ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। कोल इंडिया में पिछले कई हफ्तों से हमने गिरावट देखी है और आज पहली बार चार्ट्स पे देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक यहां से एक अच्छा बाउंस दिखाने को तैयार है। इसमें लास्ट 3 दिनों के हाई टूटे हैं, कल डोजी बना था, डोजी का हाई टूटा है। आज वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक के अंदर मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने को मिला है और ये स्टॉक यहां से मिनिमम 120 रुपया 122 रुपए तक का मूव दिखाना चाहिए, उसके बाद और भी रैली बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। इसके लिए 115 वाला कॉल अभी CMB पे खरीदारी करें, ₹1.5 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में जो मैंने टारगेट स्पॉट लेवल के हिसाब से बताए उसके हिसाब से 5 से 6 रुपए होने चाहिए। बाय कॉल इंडिया 115 कॉल एट CMP, स्टॉप लॉस ₹1.5, टारगेट 5 से 6 रुपए ऊपर में टारगेट होंगे। 2 से 3 दिनों का ये टारगेट होगा। ओके तो ये है आपके लिए कोल इंडिया में खरीदारी करने की राय इस वक्त सुमित जी की तरफ से आती हुई। एक एक करके सरकारी कंपनियों में एक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है। 115 रुपये वाला एट द मनी कॉल, हाँ एट द मनी मान लो इसको, और क्या है ये खरीदिए। 3 रुपये में ₹1.5 का स्टॉप लॉस लगाना है, ऊपर की तरफ 5 और 6 रुपये तक के टारगेट। थोड़ी देर में कैश का ऑप्शन भी आपके लिए आएगा और साथ ही 3-20 की स्ट्रेटेजी भी आपको मिलेगी। लेकिन कुछ और स्टॉक्स हैं जो ज़बरदस्त एक्शन में इस वक्त आपको नजर आएंगे, उन पर एक बार फोकस कर लिया जाए। जी हाँ, बाजार बंद होने में अब 10 ही मिनट बचे हैं तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो आज मजबूती के साथ बंद होने की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं। एक और स्टॉक भेल जो आज वायदा कारोबार के बैन में है लेकिन 5%। बैन से याद आया, बैन से बेनिफिट भी तो देखना है। आशीष थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे पूछेंगे कि बैन से कौन से स्टॉक्स बाहर जाने वाले हैं, अंदर आने वाले हैं। लेकिन स्टॉक जिस पर अब डिस्कशन किया जाए वो है HPCL। जरा किरण जी इसके चार्ट्स देखिए HPCL के और बताइए। 176 BPCL के पीछे पीछे ये भी दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है, क्या करना चाहिए? नहीं, अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है अनिल जी, और एक अच्छा बेस 165 के आसपास किया है। लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो 165 160 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, ट्रिपल बॉटम चार्ट्स पे देखने को मिला है। मेरा मानना है कि ये पुल बैक रैली है और ये 190 की ओर चलती नजर आ जानी चाहिए, वो एक पहला बैरियर रहेगा और दूसरा 200। तो मेरा मानना है कि पोजिशनली अगर एक 15-20 दिन का टाइम फ्रेम लेते हैं तो ये टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए। ओके बढ़िया एक्शन आ रहा है OMCs में, सुबह से हम देख रहे हैं कि अच्छी तेज़ी है। नज़र रखिए यहाँ पर भी हमारी एक्सक्लूसिव खबर आई थी आपके लिए। पर आइए बिगुल बजाते हैं जय ठक्कर के लिए कैश का ऑप्शन। गुड आफ्टरनून जय, बताइए क्या स्ट्रैटेजी है? वेरी गुड आफ्टरनून टू दीपांशु। एज एंटिसिपेटेड एक अच्छी तेजी हमें आज बैंकिंग स्टॉक्स में और बैंक निफ्टी में देखने मिली, तो फिर से बैंकिंग के साथ ही जाना चाहूंगा। 24,260 के आसपास बैंक निफ्टी है अभी, तो 24,300 का कॉल ऑप्शन हम खरीदते जाएंगे। यही वीकली एक्सपायरी का जो करीब अभी 344 के आसपास हमें मिल रहा है।
344 के आसपास आप ये खरीदिए 24,300 का कॉल ऑप्शन दीपांशु। 219 का लगाइए स्टॉप लॉस। ऊपर में पहला टारगेट बनेगा वो है 465, दूसरा टारगेट बनेगा वो है 525, 465 और 525। ये दो टारगेट के लिए 24,300 का आप 22 अक्टूबर की एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन लेकर चल सकते हैं। बिकॉज ओवरऑल भी एक चीज देखने मिला है कि सारे बैंक्स में एक अच्छा मूव देखने मिला है और साथ ही साथ निफ्टी कंफर्टेबली 24,100 के ऊपर क्लोज भी दे रहा है और एक फॉलिंग कैंडल में से ब्रेकआउट आया है, तो कहीं ना कहीं तो सुबह ऊपर की तरफ स्टार्ट हुआ है, जिसके टारगेट लगभग मैंने जैसे बताया 24,500 से लेकर 700 की रेंज में बन रहे, तो और भी लगभग 250 से 450 पॉइंट की हमें और अप्रूव देखने मिल सकती है बैंक निफ्टी में 1-2 दिनों में। तो इसीलिए ये खरीद कर जाने की सलाह है। साथ ही साथ दीपांशु मैं कहूँगा एक जैकपॉट कॉल भी जब आपकी अनुमति होगी तभी। बिल्कुल जय, 2 मिनट दीजिए, जैकपॉट कॉल के लिए आपके पास मैं वापस आता हूं। रैलिस इंडिया पर भी नजर रखिए, मुनाफा आया है इनका 83 करोड़ रुपीस का। कुणाल जी आप इसके चार्ट पुल अप करिए, तब तक बिगुल बजा लेते हैं और जान लेते हैं अनिल जी की फाइनल स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी, डाउ फ्यूचर्स 200 अंक ऊपर है सर, जब लास्ट टाइम चेक किया था वहीं उन्हीं लेवल्स के आसपास है। नैस्डैक फ्यूचर्स में 1% से ज्यादा की तेजी है और यूरोप के बाजार भी अपनी गेन्स होल्ड कर रहे हैं। यूके फ्लैट है पर जर्मनी और फ्रांस में बढ़िया एक्शन है। बताइए सर क्या करके जाना चाहिए क्लोजिंग से पहले? तेजी की पोजीशन को बरकरार रखना चाहिए दीप, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर आपको थोड़ी सी रिस्क लग रही है और डे हाई पर चूंकि बाजार बंद हो रहे हैं, चाहे तो प्रॉफिट बुक करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी हड़बड़ी वाली बात है, कोई ऐसे डरने वाली बात है। और हमने बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन भी आपको 24,200 वाला कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दी थी। 24,320 तक स्पॉट लेवल पर हाई बनाया है। आप अगर रिस्क कम करना चाहते हैं तो 24,500 का एक कॉल ऑप्शन बेच दें, 24,200 का लॉन्ग रखें, 24,500 का बेच दें। अगर आपका निफ्टी का 11,800 या 11,850 का कॉल ऑप्शन लॉन्ग है तो 12,000 का एक कॉल ऑप्शन बेच दें। तो आप सामने ऊपर का एक कॉल ऑप्शन बेच दें, 12,000 का निफ्टी का बेच दें, 24,500 का बैंक निफ्टी का बेच दें और अपनी तेजी की पोजीशन को होल्ड करें, कोई दिक्कत नहीं। और जिन्होंने इंट्राडे में लिया है उनके लिए प्रॉफिट है ही, तो वो बुक भी कर सकते हैं। जिन्हें ओवरनाइट रिस्क नहीं रखनी, ओवरनाइट अगर आप पोजीशन रख रहे हैं तो सामने कॉल ऑप्शन एक बेच जरूर दें, वो ज़रूरी है। क्योंकि आप 700 पॉइंट निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर ऊपर बंद हो रहे हैं, 100 पॉइंट निफ्टी पर बंद हो रहे हैं, 450 पॉइंट सेंसेक्स पर ऊपर बंद हो रहे हैं, तो इतनी मजबूत क्लोजिंग होती दिख रही है। इसलिए आपको आप हायर लेवल्स में हैं तो हायर लेवल्स को हेज करने का यही तरीका है, ऊपर का एक कॉल बेच दें। तो खाली कॉल न लेके जाएं, सामने स्प्रेड बनाकर जाएं। 24,500 का बैंक निफ्टी का बेच दीजिए, 12,000 का निफ्टी का बेच दीजिए, और अगर वैसा नहीं करना है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। सिंपल जी दीप। ओके, तो अगर लॉन्ग पोजीशंस हैं तो प्रॉफिट बुक करिए, अदरवाइज एक हेज जरूर क्रिएट कर लीजिए अपनी लॉन्ग पोजीशंस के लिए। रैलिस रिजल्ट्स ठीक ठाक आए, एकदम सपाट ही आए हैं। आय में हल्की सी गिरावट है, 748 करोड़ से गिरकर 725 करोड़, मुनाफा 86 करोड़ से गिरकर 83 करोड़, ऑलमोस्ट स्टेबल रहा है। मार्जिन्स में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, तो कामकाजी तौर पर ठीक ठाक नतीजे हैं। 15.9% से मार्जिन्स बढ़कर 16.1, कामकाजी मुनाफा 2 करोड़ घटा है, 119 करोड़ से घटकर 117 करोड़। कुणाल जी, रैलिस इंडिया की चार्ट पर एक क्विक व्यू सर। देखिए दीपांशु, बिल्कुल ही शिथिल चार्ट है, किसी तरह का कोई मोमेंटम नहीं है, दोनों ही तरफ कोई मोमेंटम नहीं दिखता है। तो मेरी राय में देखिए ट्रेडिंग के हिसाब से तो बिल्कुल अवॉइड करें। इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी निचले स्तरों पर खरीदारी की राय होगी, तो इन स्तरों पर वेट एंड वॉच करें। किसी तरह का कोई ट्रेड रैलिस में नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल वेट करिए। बताएं जय। जी अनिल जी, मैं कहूंगा कि जो हिसाब से मार्केट में भी निफ्टी में एक अच्छी तेजी देखने मिली है, स्टॉक स्पेसिफिकली बहुत सारे और ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहे हैं, और उसमें से एक स्टॉक है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। अनिल जी, इसमें बहुत ही बढ़िया एक ब्रेकआउट हमें देखने मिला है, तो इसका एट द मनी कॉल ऑप्शन बाय करके चलना चाहिए 1540 वाला, जो करीब आपको अभी 35-50 के रेंज में मिल रहा है। इसको खरीद कर चलना चाहिए। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं जी 25 रुपए के आसपास, और पहला जो टारगेट इसका बनेगा वो है 47 का, दूसरा टारगेट बनेगा 56 का।
पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में अगर आप देखें तो क्लियरली इससे बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने मिल रहा है और उसके मल्टीपल स्विंग रेजिस्टेंस जो करीब 1530 के आसपास पे वो सारे 1520 के आसपास सॉरी वो सारे निकल चुके हैं। पहला टारगेट स्पॉट लेवल पे इसका बनेगा 1585 का और दूसरा टारगेट बनेगा लगभग 1650 का। ये सीरीज में नेक्स्ट 2 हफ्ते के लिए मतलब ये और नेक्स्ट के लिए आई थिंक पिडिलाइट एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ से देगा एफएमओ स्पेस में, इसलिए एनर्जी इसका कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। 35 के आसपास खरीदिए, 25 का स्टॉप लॉस। ऊपर में अगर हम टारगेट देखें तो करीब 47 से लेकर 54 ये रेंज में हमें टारगेट देखेंगे। ओके, तो ये आपके लिए राय है 1540 वाला कॉल ऑप्शन खरीदना है। जय, आपने बैंक निफ्टी का भी कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दी थी थोड़ी देर पहले, वो कैश का ऑप्शन में, वो मैं मिस कर गया, लिख नहीं पाया, वो बताओ आप। जी अनिल जी, बैंक निफ्टी का भी कॉल ऑप्शन खरीदने की मैंने सलाह दी है। इसको नीचे में 219 का एक स्टॉप लॉस लगाना है जी, 24,900 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह दी है मैंने। इसमें भी मैंने जो ब्रेकआउट देखा है क्लियरली एक फॉलिंग कैंडल का ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है और ऊपर में जो टारगेट अनिल जी पहला वाला बताया वो 465 तक का मैंने बताया था आई गेस, एंड दूसरा वाला जो टारगेट है करीब 525 के आसपास के लेवल्स का मैंने अप्रोक्सीमेटली बताया था। तो अनिल जी बैंक निफ्टी में भी 525 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अनिल जी यहाँ पे भी बहुत ही बढ़िया एक फॉलिंग कैंडल का ब्रेकआउट 465 525 ये 2 टारगेट आ गए जय के, और 219 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर बैंक निफ्टी का 24,300 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय। आइए बैन से बेनिफिट और आशीष हमारे साथ तैयार हैं। आशीष बताइए कौन से स्टॉक्स बैन में से जाने और बाहर निकलने को तैयार है? अनिल जी 11 स्टॉक जो है फिलहाल आपको बैन में नजर आएंगे। 11 में से 2 स्टॉक ऐसे जो निकलने की तैयारी करें। अदानी एंटरप्राइज लगातार रोज प्रयास करता है, अब मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है घटकर 81% आ गई है। 1% और कम हो जाएंगी तो स्टॉक बैन से बाहर आ जाएगा। एस्कॉर्ट्स यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 82% के आसपास है, तो थोड़ी सी उम्मीद है 2 मिनट में अगर पोजीशंस कटती हैं तो स्टॉक भी बैन से बाहर आते हुए नजर आएगा। इसके अलावा माइंट्री इस स्टॉक पर फोकस रखना होगा क्योंकि मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है बढ़कर 105% हो गई है, यानी माइंट्री तो निश्चित है कि स्टॉक बैन में आएगा। और नाल्को यहाँ पर भी हमने देखा था कि ढेर सारे कॉल्स आते हुए नजर आए थे, करीब 98% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, यानी माइंट्री और नाल्को ये 2 स्टॉक बैन में आएंगे। एस्कॉर्ट्स और अदानी एंटरप्राइज इनके जाने की संभावना है। ओके, तो फाइनल नंबर 11 का 11 बना रहेगा, पर 2 स्टॉक्स बाहर आ सकते हैं। 2 स्टॉक्स की एंट्री होगी, माइंट्री नाल्को की फ्रेश एंट्री, एस्कॉर्ट्स अदानी एंटरप्राइजेस शायद बैन से बाहर आ जाए। शुक्रिया आशीष ये डिटेल्स हमें देने के लिए। आखिरी नंबर सर फिर देख लेते हैं किस तरह से आज शानदार उछाल के बाद मार्केट्स क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। लगभग 700 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी बैंक क्लोजिंग के लिए तैयार है। सेंचुरी लगाकर निफ्टी जिन लेवल्स पर शुरुआत हुई थी एकदम उन्हीं लेवल्स पर प्रोविजनल क्लोजिंग आती हुई दिख रही है। बढ़िया ब्रेथ रही। आईसीआईसीआई बैंक टॉप गेनर आज का 5.5% के उछाल के साथ। नेस्ले में आपने अच्छी खरीदारी देखी है, सुबह से ही 4.5% की तेजी है, पर एक्सिस बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इन सभी स्टॉक्स में आपने अच्छी खरीदारी देखी। तो बैंक्स, फाइनेंशियल्स, ये 2 हेवीवेट्स थे जिनकी वजह से आज बाजार ऊपर गए हैं। इसके अलावा गेल और ओएनजीसी और कोल इंडिया, इन तीनों स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी है, वहां पर नजर रखिए। नतीजों से पहले एचडीएफसी लाइफ भी काफी पॉजिटिव रहा, 2% ऊपर। एलएनटी पर आपने अच्छी खरीदारी देखी है। ब्रिटानिया नतीजों से पहले भी पॉजिटिव एक्शन दिखाता हुआ। सिर्फ कुछ ही स्टॉक्स में गिरावट, डिवीज, आइशर, हीरो, सिप्ला, बजाज ऑटो और टीसीएस, यहां पर आपने थोड़ी मुनाफा वसूली देखी है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज एकदम सपाट बंद हुआ, हालांकि इंट्राडे इस स्टॉक पर काफी वॉलेटिलिटी रही। बैंक ऑफ बड़ौदा टॉप गेनर, वायदा कारोबार का 8% की तेजी के साथ। फेडरल बैंक शानदार रिएक्शन यहां पर नतीजों के बाद, फ्राइडे को भी रिएक्ट किया, आज भी 7.5% ऊपर। बीएचईएल यहां पर अच्छी खरीदारी रही। गोदरेज प्रॉपर्टीज, पिडिलाइट, अक्रॉस द डे हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको यहां पर खरीदारी की राय दी है। आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल यहां पर बढ़िया खरीदारी आपने देखी। बीईएमएल जो हमने अभी आपको खबर बताई डाइवेस्टमेंट को लेकर, एक शानदार स्पाइक वहां पर भी आया। बंधन, आईडीएफसी फर्स्ट भी कुछ स्टॉक्स थे जहां पर अच्छी खरीदारी रही। पर इन्फोएज, जुबिलेंट फूड, टोरेंट फार्मा, ग्लेनमा, लुपिन और साथ ही बायोकॉन फार्मा में आज आपने मुनाफा वसूली आती हुई देखी है। बट अनिल जी शानदार एक्शन बाजारों के लिए, 24,000 के ऊपर कन्विंसिंग ही नहीं, बहुत अच्छी कन्विंसिंग क्लोजिंग हुई है सर, और लगभग 700 पॉइंट्स की तेजी के साथ क्लोज हो रहे हैं। क्या देखना चाहिए यहाँ से? बहुत मजबूत क्लोजिंग थी, और खासतौर से बैंक निफ्टी पर 23,875 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत ही बढ़िया। 23,875 के ऊपर की नहीं, बहुत ऊपर की क्लोजिंग मिली है। 24,266, 24,250 के भी ऊपर की क्लोजिंग है, तो ये काफ़ी अच्छी क्लोजिंग कही जाएगी। और निफ्टी भी 11,873 के आसपास बंद हुआ, तो मजबूत है। 733 अंकों की तेजी आपको बैंक निफ्टी में नजर आ रही है। आइए आज शाम का एक्शन मैं आपके सामने रख दूं। शाम 6 बजे हम आपको
अच्छी नहीं, बहुत अच्छी खबर सुनाने वाले हैं, और ऐसी खबर जिससे कि बंसल जी प्रसन्न हो जाएंगे। बंसल जी, आपके मूवी देखने का समय आ रहा है, वो भी थिएटर में जाके। जी हाँ, और वो बहुत जल्दी आने वाला है। कब आने वाला है ये हम आपको बताएंगे आज शाम को 6 बजे। आपकी खबर, आपका फ़ायदा, मिस मत कीजिएगा। खबर क्या है पहले वो सुन लीजिए। खबर ये है कि एक बड़ी तगड़ी रिपोर्ट आई है, और वो रिपोर्ट ये कह रही है कि मार्च 2021 में भारत से कोरोना खत्म। मार्च 2021 से भारत में कोरोना खत्म है। और आपने तो कहा ये कोरोना खत्म होने के बाद ही आप पिक्चर देखने जाएंगे, तो सरकार की तरफ से बनाए गए वैज्ञानिकों के एक पैनल ने ये दावा किया है, और पैनल ने कहा कि कोरोना के पीक और फरवरी तक, अभी जो पीक बनाया और फरवरी तक के बीच में आपको कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। तो इस सरकारी पैनल की जो वैज्ञानिकों की जो रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट में क्या खास बात है, किस आधार पर ये पैनल कह रहा है कि कोरोना की कमर पूरी तरह से फरवरी मार्च तक टूट जाएगी, ये हम आज शाम को आपको बताने वाले हैं। तो हमारे साथ होंगे 2 खास मेहमान, प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल जो IIT कानपुर से हैं, इस पैनल के सदस्य भी हैं, तो रिपोर्ट जो लिखी है उनकी उन्हें बहुत अच्छे से जानकारी है, समझ है, और इस रिपोर्ट में ये तथ्य क्यों और कैसे आए वो बताएंगे। और साथ ही डॉक्टर MC मिश्रा साहब होंगे, पूर्व डायरेक्टर एम्स के, जो आसान भाषा में इस पूरे मामले को समझाएंगे। कोरोना का सितम मार्च में खत्म, नहीं मार्च में खत्म नहीं बोलेंगे, कोरोना का सितम मार्च में खत्म, अब ये बराबर जुड़ा है। तो आप भी अपनी सुझाव, राय, विचार रख सकते हैं। हैशटैग आपकी खबर, आपका फायदा, इसका इस्तेमाल करें। अब बताइए बंसल जी, ये खबर सुन के चेहरे पे स्माइल आई है आपके? देखिए अनिल जी, बहुत ज्यादा स्माइल आई है, और मैंने 1-2 बार अक्सर बोला भी हल्के से कि कोरोना पे अपडेट कब मिलेगा। तो अनिल जी, मूवी से अनिल जी ज्यादा खुशी इस बात की है कि कोरोना पे अपडेट आया है कि भाई मार्च 2021 ये खत्म हो जाएगा। तो मतलब कि जो पंजाबी में बोलते हैं अनिल जी कि हाथी निकल गया, बस पूंछ बची है, बस उसी पूंछ के जाने का अनिल जी इंतजार है। तो ये पिक्चर हॉल और अनिल जी मूवी तो एक सेकेंडरी है। ये जो मेन न्यूज आपने दी है ना कि मार्च 21 जो डेडलाइन की, इसके बाद कोरोना खत्म है, तो काफी ये बढ़िया न्यूज है। और मतलब कि मेरे तो अनिल जी चेहरे की स्माइल आपको दिख ही रही होगी। क्या बात है, बिल्कुल बड़ी। और ये बड़ी बात है जो आपने कही कि मूवी तो छोटी मोटी बात है, लेकिन ये बड़ी बात है कि देश से कोरोना का कहर खत्म हो, दुनिया से खत्म हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल तो हमारे यहाँ पिछले 15 दिन कोरोना के लिहाज से बहुत बेहतर रहे, केसेस कम हो रहे हैं, रिकवरी बेहतर हो रही है, नए मामले कम आ रहे हैं। और अगर ये वैज्ञानिकों की रिपोर्ट भगवान करे सही साबित हो, एकदम सही साबित हो सकता है अगले वित्त वर्ष में हम बहुत ही बेहतर तरीके से और घूम फिर सकें, आराम से अपने खुलकर काम कर सकें, और शायद उसके बाद SMS की ज़रूरत ना हो। SMS वही सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र, तीनों चीज़ों की ज़रूरत ना हो, उसके बगैर ही काम चल जाए तो बहुत ही बढ़िया। फाइनल क्लोजिंग तो आपके सामने आई गई। 110 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है निफ्टी, और सेंसेक्स बंद हुआ है 448 पॉइंट ऊपर, 733 पॉइंट की रही मजबूती बैंक निफ्टी पे। जाते जाते एक बार डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स पे भी नज़र डाल लें, एक फिर से अंदाज़ा ले लें कि हमारे बंद होते वक्त किस तरह के फ्यूचर्स अमेरिका में रहे। 225 पॉइंट के आसपास आखिरी तेज़ी मैंने देखी थी डाउ फ्यूचर्स में, तो उस लिहाज से कल सुबह में पता चलेगा भाई कि किस तरह की क्लोजिंग के वक्त ये दोनों इंडेक्स थे। या 196, 200 अंक मान लीजिए, 200 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर, 125 अंक ऊपर नैस्डैक फ्यूचर, ये आपके लिए। तो एक और बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के लिए आज, और हफ्ते की बेहद दमदार शुरुआत आप सबके लिए। आइए आप सभी से विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, शुक्रिया आपका। आशु सर, सुमित जी, सचिन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। जय ठक्कर का भी बहुत बहुत शुक्रिया। किरण जी का भी पूरा दिल से धन्यवाद। आज तो कॉल्स भी आपकी सब लोगों की बड़ी तगड़ी और बेहतरीन कॉल्स रही, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त।